ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1121 देवी शेषत के रक्षकों से युद्ध। माइकल शहर के द्वारों से आगे बढ़ा और जल्द ही खुद को एक हरे भरे पहाड़ पर पाया, जो लुढ़कती पहाड़ियों और जीवंत मेपल के पेड़ों का एक जीवंत परिदृश्य था। उनके पत्तों में लाल, पीले और हरे रंग की एक शानदार श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जो रंगों की एक लुभावनी टेपेस्ट्री बना रही थी। सबा दृश्य की सुंदरता पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। आह, ये मेपल के पेड़ भूत, वे वास्तव में हर चीज को इतना आकर्षक बना देते हैं। जब वह मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के बीच टहल रहा था तो माइकल का सामना शहर के द्वारों पर तैनात दो रक्षकों से हुआ। दोनों ने राज्य की संपत्ति और शक्ति के प्रतीक भव्य सुनहरे प्लेट कवच पहने हुए थे। उन्होंने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और उनमें से एक ने पूछा, तुम ऐसी रात में कहाँ जा रहे हो? माइकल ने बेपरवाही से जवाब दिया, बस प्रकृति का आनंद लेने जा रहा हूँ। पहरेदारों को आगे पूछताछ करने का मौका न देते हुए वह अपने रास्ते पर चलता रहा। रंगीन मेपल के पेड़ों की खूबसूरती में खो गया। रात की हवा में उनके पत्ते धीरे धीरे सरसरा रहे थे। सबा की गहरी याददाश्त ने उन्हें अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि उसे खंडहर के स्थान तक पहुंचने के लिए दिशाएं याद थीं। उसने उन स्थलों की ओर इशारा किया जिनका उल्लेख एल्फ ने किया था और माइकल को पहाड़ी इलाके से होते हुए आगे बढ़ाया। सबा ने उत्साह से बात की और माइकल को अपरिचित परिदृश्य में नेविगेट करने में मदद की। ठीक है भूत, हमें यहाँ से पूर्व की ओर जाने की जरूरत है। क्या तुमने वहां पर काई से ढका हुआ बड़ा पत्थर देखा है? वह हमारा माकर है। वहां से पहाड़ी पर थोड़ी चढ़ाई करनी है और फिर हम एक छोटा सा समाशोधन पाएंगे। यहीं से खंडहर का प्रवेश द्वार होना चाहिए। सबा के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए माइकल तेजी से पहाड़ी के किनारे से आगे बढ़ा। हालांकि माइकल को दिशाएं याद थीं, लेकिन सबा को पहल करते देखना अच्छा लगा। जैसे ही माइकल ने सबा के मार्गदर्शन के साथ दिशाएं अपनाईं, उसे पिंक से रहस्यमय हमलावर के बारे में एक मूल्यवान अपडेट मिला जो उसका पीछा कर रहा था। अरे घोस्ट, जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था वह निश्चित रूप से एक देवदूत है। पिंक की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मैंने उसे स्पाइडर फीड का उपयोग करते हुए देखा और गोल्ड स्पायर के भीतर एक गुप्त पोर्टल रूम पाया, लेकिन स्पाइडर ने पोर्टल में प्रवेश करते ही विस्फोट कर दिया। वे आगे पीछे यात्रा करने के लिए उस पोर्टल का उपयोग कर रहे होंगे। माइकल को इस जानकारी का महत्व पता था। उसके छोटे स्पाइडर ने उस आदमी का तब तक गुप्त रूप से पीछा किया जब तक वह शहर के द्वार से बाहर नहीं निकल गया। पिंक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा था। हम बाद में पोर्टल की जांच करेंगे, माइकल ने दृढ़ निश्चय के साथ पहाड़ी पर चढ़ते हुए उत्तर दिया। उत्सुकता से पिंक ने आगे पूछा, आप खंडहर की रखवाली कर रहे शेषात के सैनिकों से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? माइकल का जवाब संक्षिप्त और सटीक था, जो उसके व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता था। उन्हें मार डालो। वह समझ गया कि खंडहर में बात करके घुसना असंभव था, इसलिए उसके पास पहरेदारों को वश में करने का एकमात्र व्यवहार्य विकल्प बचा था। जैसे ही माइकल पास पहुंचा, वह खंडहर टॉवर के चारों ओर मौजूद दुर्जय सुरक्षा को देखे बिना नहीं रह सका। जो कभी एक ऊंची संरचना थी, वह अब केवल 6 फुट की दीवार में सिमट कर रह गई थी, जिसमें एक अंधेरा दरवाजा था, जिसकी रक्षा चमचमाते सोने की परत वाले कवच पहने 2 शूरवीर कर रहे थे। इन पहरेदारों की उपस्थिति को पास की पहाड़ियों पर तैनात तीरंदाजों, खंडहर के चारों ओर नियमित गश्ती दल और वॉच टावर में तैनात अतिरिक्त पहरेदारों द्वारा और भी मजबूत किया गया था। ये कुछ गंभीर सुरक्षा है, पिंक ने टिप्पणी की, उसकी आवाज में गंभीरता। माइकल ने पिंक के अवलोकन से सहमति में सिर हिलाया। खंडहर के चारों ओर सुरक्षा का स्तर उसे चकित कर गया, जिससे उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि इसमें क्या रहस्य हो सकते हैं। अपने सुविधाजनक स्थान से उसने सावधानीपूर्वक क्षेत्र को स्कैन किया, रणनीतिक रूप से रखी गई घंटियों को देखा, जिनका उपयोग घुसपैठ के मामले में अलार्म बजाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ, खंडहर के प्रवेश द्वार के आसपास के क्षेत्र को रोशन करने वाले चमकीले, चमकते हुए गोले की उपस्थिति थी। इन जादुई प्रकाश स्रोतों ने खंडहर तक पहुंचने के लिए छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की उसकी किसी भी योजना को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ माइकल ने अपनी छाती के चारों ओर एक चेन से लटके खोपड़ी के आकार के पदक को थपथपाया। जिस क्षण उसकी उंगलियां पदक से टकराईं, उस पर उकेरी गई जटिल जादुई रूनों की एक श्रृंखला एक भयानक नीली रोशनी के साथ चमकने लगी। कवच, एक अंधेरा और दुर्जय रचना, उसके स्पर्श का जवाब देती है। यह एक सूक्ष्म, अलौकिक उपस्थिति के रूप में शुरू हुआ, जो खुद को कफन की तरह उसके चारों ओर लपेटता है। कुछ ही क्षणों में रूपांतरण पूरा हो गया और माइकल एक खतरनाक ऑब्सीडियन कवच में लिपटा हुआ खड़ा था, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक रखा था। वेडोरा तेजी से माइकल के बहते हुए केप के सुरक्षात्मक आवरण के पीछे चली गई। उनका सर्प जैसा रूप दृष्टि से छिपा हुआ था, क्योंकि वे केप की आंतरिक परत के चारों ओर कुंडलित थे।
मैं तुम नहीं हूं, लेकिन मैं बता सकती हूं कि बिना लड़ाई और कुछ उपद्रव किए खंडहर में जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहले उन घंटियों को हटाओ, पिंक ने लगभग खुश होकर कहा। उसे एहसास हुआ कि वह नंबर 1 हिटमैन को विचार दे रही थी। वाह, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, माइकल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। उसने अपने धातु के पंख नहीं खोले क्योंकि वे पैंथियन के जल्लाद द्वारा तोड़ दिए गए थे और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी। माइकल के लक्ष्य घंटियां थीं। इन अलार्मों को निष्क्रिय करने के लिए माइकल को उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता थी। बिना समय बर्बाद किए माइकल ने खुद को घंटी के पास ले जाने के लिए छाया टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया। वह क्या था? एक सैनिक जिसने हवा में कुछ अजीब महसूस किया, उसने गश्त करना बंद कर दिया। देखो, सैनिक चिल्लाया जब उसने माइकल को अपने पास अलार्म घंटी के पीछे खड़ा देखा। लेकिन सैनिकों के प्रतिक्रिया करने से पहले माइकल ने अपना हाथ उठाया, जिससे काली लपटों की एक धारा निकली जिसने कुछ सेकंड में घंटी को पिघला दिया। घुसपैठिया, सैनिकों ने चिल्लाकर दूसरों को सचेत किया। इस बीच माइकल ने घंटियों पर अपने हाथों से बिजली के बोल्ट दागे और साथ ही अपनी आंखों से काली किरणें भी दागी। बिजली के बोल्ट और काली किरणें पूरे दृश्य में फैल गईं, जिससे अलार्म घंटियां नष्ट हो गईं। शेषत की व्यवस्था के कारण जो आकाशीय ऊर्जा के उपयोग को प्रतिबंधित करती थी, सैनिक कोई जादू नहीं कर सकते थे या अपनी साधना शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। अलार्म चले गए हैं। वह अलार्म को निशाना बना रहा है। उसे मार गिराओ। सैनिकों ने तुरंत दहाड़ लगाए। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन उनकी आवाज में कोई डर नहीं दिखा। हालांकि माइकल ने अलार्म को नष्ट कर दिया था, पहाड़ियों में तीरंदाजों और वॉच टावर में क्रॉसबो चलाने वाले सैनिकों ने अपनी निगाहें माइकल पर घुमाईं। उन्होंने तुरंत माइकल पर बोल्ट और तीर दागे। बहुत धीमा, माइकल ने सैनिकों के बीच धुंधले ढंग से चलते हुए हंसते हुए कहा। हर बार जब वह किसी सैनिक के पास से गुजरता तो वे अपने हेलमेट में गड्ढा होने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते। माइकल ने क्षेत्र को रोशन करने वाले चमकते हुए गोले पर काली किरणें फेंकते हुए एक ही मुक्का मारकर सैनिकों को मार गिराया। सैनिकों ने समन्वय की आवश्यकता को समझते हुए एक दूसरे को आदेश देना शुरू कर दिया और अधिक संगठित रक्षा बनाने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे क्योंकि माइकल उनके बीच धुंधले ढंग से आगे बढ़ रहा था। वह बहुत तेज है, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। तलवारों से लैस सैनिकों ने उसके रास्ते का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह बिना किसी प्रयास के उनके चारों ओर से निकल गया। इस बीच पहाड़ी पर मौजूद योगिनी तीरंदाजों ने माइकल पर घातक सटीकता के साथ तीर चलाना जारी रखा, भले ही वह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। उनकी सटीकता ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने बस हवा में तीरों को पकड़ लिया। उसकी हरकतें इतनी सटीक और फुर्तीली थीं कि ऐसा लग रहा था कि यह एक कोरियोग्राफ किया हुआ नृत्य है। जैसे ही माइकल सैनिकों के बीच में रुका, वह तीरंदाजों की प्रभावशाली सटीकता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा निशाना लगाया, मुझे मानना पड़ेगा, उसने अपनी आवाज में सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि सैनिक निराश और हताश हो रहे थे। एक साथ रहो, उसे घेर लो, उसे भागने मत दो। जब वे फिर से संगठित होने और रहस्यमय घुसपैठिए का सामना करने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। माइकल की चपलता और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार से विचलित हुए बिना सैनिकों ने एक स्वर में अपनी आवाज उठाई और अपने आदेश चिल्लाए। हम आपको देवी शेषत के नाम पर खड़े होने और आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। उनकी आवाजें टॉवर के खंडहर हो चुके प्रवेश द्वार पर गूंज उठीं। हालांकि आत्मसमर्पण के कोई संकेत दिखाने के बजाय माइकल ने उनके आदेश पर हंसी उड़ाई। आप जानते हैं, उसने शांति से उत्तर दिया, उसका स्वर व्यंग्य से भरा हुआ था, आप पहले से ही एक देवता की उपस्थिति में हैं। उसके शब्दों ने सैनिकों को एक पल के लिए हैरान कर दिया। उनके चेहरे पर भ्रम और अविश्वास का मिश्रण था। उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और इसने घुसपैठिए को काबू करने के उनके प्रयासों को क्षण भर के लिए शांत कर दिया। अचानक माइकल ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अपनी हथेलियों से बिजली के कई बोल्ट छोड़े। प्रत्येक बोल्ट उस क्षेत्र के चारों ओर चमकते प्रकाश के गोले पर सटीक निशाना साध रहा था। जबकि तीर और क्रॉसबो बोल्ट उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे, माइकल पूरी तरह से स्थिर रहा। जैसे ही बिजली के बोल्ट प्रकाश के गोले से टकराए, एक बार शानदार ढंग से रोशन जगह अंधेरे में डूब गई। तीर और क्रॉसबो बोल्ट हवा में तेजी से उड़े और उस जगह पर अपना लक्ष्य बनाया जहां माइकल कुछ क्षण पहले खड़ा था। आपातकालीन प्रकाश का उपयोग करें। अचानक अंधेरे के बावजूद सैनिकों में से एक ने शांति से निर्देश दिया। दूसरे सैनिक ने तेजी से एक लालटेन निकाली और अपने आसपास के क्षेत्र को रोशन करने के लिए उसकी लौ जलाई। हालांकि उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। लालटेन की कमजोर रोशनी ने उन्हें घेरने वाले अंधेरे को दूर नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे छायाएं रोशनी के हर स्रोत से चिपकी हुई थीं। जितना मैं इस छोटे से खेल का आनंद लेता हूं, उतना ही मैं जल्दी में भी हूं। घुसपैठिए की आवाज अंधेरे से गूंजी, जिससे सैनिक तनाव में आ गए। उसके शब्द सभी दिशाओं से आते हुए लग रहे थे, जिससे वे और भी अधिक बेचैन हो गए।
अचानक एक अपरिचित गंध हवा में भर गई, एक अजीब और बेचैन करने वाली गंध जिसने सैनिकों के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। वह हवा में जहर घोल रहा है। वे घबरा कर चिल्लाए, जल्दी से अपनी नाक ढक ली। तीरंदाजों की अस्पष्ट गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी, उनकी आवाज़ें डर और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। जैसे जैसे अंधेरा दूर होता गया, एक बार सतर्क रहने वाले सैनिक, पहाड़ी पर तीरंदाज और पहरेदार अब जमीन पर बेहोश पड़े थे। माइकल एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खंडहर के भव्य दरवाजे के सामने आया। वह आखिरकार अंदर जाने की संभावना पर अपने उत्साह को रोक नहीं सका। अब इस खंडहर में क्या रहस्य छिपे हैं? माइकल ने खुद से पूछा। अध्याय 1122 हत्या के लिए बनाया गया कालकोठरी। जैसे ही माइकल ने विशाल, चरमराते हुए दरवाजे को खोला और प्राचीन खंडहर के अंदर कदम रखा, एक भयानक और दमनकारी माहौल ने उसे तुरंत घेर लिया। हवा सदियों पुराने रहस्यों और सदियों पुरानी नीरसता की गंध से भरी हुई थी। दीवारों पर टिमटिमाती मशालों से भयानक, नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं जो अंधेरे रहस्यों को फुसफुसाती हुई लग रही थीं। कालकोठरी अंधेरे पत्थर के गलियारों की भूल भुलैया की तरह दिखाई दे रही थी, जो धरती में गहराई तक जा रही थी। दीवारें अशुभ, प्राचीन प्रतीकों से सजी हुई थीं जो एक भयानक, अप्राकृतिक रोशनी में मंद रूप से चमक रही थीं, जो पत्थर पर उकेरी गई भयावह, विचित्र नक्काशी को प्रकट करने के लिए पर्याप्त रोशनी प्रदान करती थीं। इन नक्काशी में पीड़ा और विचित्र जीवों के दृश्य दर्शाए गए थे जो मंद रोशनी में तड़पते और चलते हुए लग रहे थे। सबा और अयाग, जो अब तक काफी मुखर थे, अब इस जगह की दमनकारी आभा से चुप हो गए। उन्होंने कालकोठरी के विभिन्न हिस्सों की ओर इशारा किया, उनकी आंखें सदमे और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। इन नक्काशी को देखो, भूत, सबा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। वे किसी बुरे सपने की तरह हैं। अयाग ने धीरे से फुसफुसाया, उसका सर्प जैसा रूप माइकल के कंधे के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। इस जगह से प्राचीन हवा की गंध आती है, सावधान रहो। जैसे जैसे वे कालकोठरी में और आगे बढ़े, छायाएं घनी होती गईं और हवा भारी होती गई। गलियारे हर दिशा में फैल गए, जिससे मार्गों की एक भ्रामक भूलभुलैया बन गई। भयावह फुसफुसाहटें पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई प्रतीत हुईं, हालांकि स्रोत छिपा हुआ था। जैसे जैसे माइकल कालकोठरी की उदास भूलभुलैया में और आगे बढ़ा, वह अपने चारों ओर मौजूद भयावह दृश्य को देखे बिना नहीं रह सका। कंकाल के अवशेष जमीन पर बिखरे पड़े थे, उनकी हड्डीदार उंगलियां बाहर की ओर बढ़ रही थीं, मानो अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। पत्थर की दीवारों पर खून के धब्बे थे जो समय के साथ जम गए थे, जो सदियों पहले यहां हुई भयावहता का प्रमाण थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, दीवारों पर लगी मशालें एक भयानक, टिमटिमाती रोशनी के साथ जीवंत होती गईं। उनकी लपटें उसकी उपस्थिति के जवाब में नाचती रहीं, जिससे अस्थिर, बदलती छायाएं बनती रहीं जो उसके हर कदम का मजाक उड़ाती प्रतीत हुईं। ये जगह, माइकल ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ प्राचीन गलियारों में धीरे से गूंज रही थी। ये जाना पहचाना लगता है। सबा कांप उठा, उसकी आंखें भयावह परिवेश के चारों ओर घूम रही थीं। पहचाना हो या न हो, ये स्पष्ट है कि इस कालकोठरी ने अकथनीय भयावहताएं देखी हैं। हमें सावधानी से चलना चाहिए। कौन जानता है कि हमें यहाँ किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे उनके सामने का रास्ता संकरा होता गया और भी अंधेरा होता गया, माइकल को कुछ आशंकाएं होने लगीं। उसने अपने साथियों से धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पिछले स्वर ने इस जगह पर कुछ जाल बिछाए होंगे। हमें सावधान रहने की जरूरत है। अयाग, उसके कंधे पर लिपटा छोटा सा सांप, अस्वीकृति से फुफकारता हुआ बोला। लानत है, हमारी यात्रा को खराब मत करो। यह ऐसे विचारों का समय नहीं है। माइकल ने छोटे जीव की चिंता पर मुस्कुराया, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी आंखें खतरे के किसी भी संकेत को स्कैन कर रही थीं, क्योंकि वे कालकोठरी की खतरनाक गहराई में जा रहे थे। जैसे ही माइकल और उसके साथी खुली जगह में दाखिल हुए, उनकी इंद्रियां बहुत सतर्क थीं। कक्ष की भयानक शांति ने उनकी नसों को किनारे कर दिया। अचानक एक जोरदार खटखट के साथ उनके नीचे का फर्श हिल गया, जिससे एक जटिल जाल दिखाई दिया। जाल में इंटरलॉकिंग पत्थर की स्लैब की एक श्रृंखला शामिल थी, प्रत्येक में जटिल प्रतीकों को उकेरा गया था जो एक दुष्ट लाल रंग की रोशनी से चमकते थे। ये प्रतीक कक्ष के फर्श पर एक घातक पहेली बनाते थे और उनका उद्देश्य परोपकारी से बहुत दूर था। तुमने इसे गड़बड़ कर दिया। भगवान के नाम पर यह क्या है? अयाग ने चिंता से भरी आवाज में कहा। सबा ने खतरे को पहचानते हुए धीरे से फुसफुसाया। यह एक जाल लगता है जिसे घुसपैठियों को भ्रमित करने और फंसाने के लिए बनाया गया है। माइकल ने जाल का अध्ययन किया, उसकी तीखी आंखें जटिल पैटर्न का पता लगा रही थीं। मुझे इसे सक्रिय होने से पहले निष्क्रिय करने का कोई तरीका खोजने की जरूरत है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। जिस छेद से वे अंदर आए थे, वह अचानक बंद हो गया, जिससे वे कक्ष के भीतर बंद हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं, तो उनके चेहरों पर थोड़ी देर के लिए घबराहट की झलक दिखाई दी। फर्श पर उकेरे गए रून अधिक चमकने लगे, जिससे पूरे कमरे में एक अशुभ लाल रंग की रोशनी फैल गई।
हवा घनी और दमघोंटू हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। तत्परता की भावना के साथ माइकल ने किसी तंत्र या जाल को निष्क्रिय करने के तरीके के किसी भी संकेत के लिए कक्ष की खोज शुरू कर दी। हर बीतता पल अनंत काल की तरह लग रहा था, क्योंकि रूनों की खतरनाक चमक तेज हो गई थी और हवा और भी पतली हो गई थी। हमें जल्दी करने की जरूरत है, माइकल ने आग्रह किया। उसकी उंगलियां पत्थर की शिलाओं की चतुराई से जांच कर रही थीं। इसका निःशस्त्रीकरण करने का कोई तरीका होना चाहिए। जब वे हताश होकर समाधान की तलाश कर रहे थे तो कक्ष स्वयं उनके विरुद्ध षड्यंत्र करता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्राचीन रून कमरे से हवा चूस रहे थे, जिससे उनका काम और भी अधिक खतरनाक हो गया। जाल की वास्तविक प्रकृति रहस्य में लिपटी हुई थी और माइकल की समय के विरुद्ध दौड़ अभी शुरू ही हुई थी। माइकल की आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक उठीं जब उसने अपने एक्स-रे विशन को सक्रिय किया, कमरे को सटीकता से स्कैन किया। उसकी नज़र ठोस पत्थर और प्राचीन ग्लिफ से गुजरी, जब तक कि वह दीवार के एक बेतरतीब से हिस्से पर नहीं रुकी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी पत्थर की सतह से जुड़ गई। धूल और मलबे ने हवा को भर दिया, क्योंकि दीवार टूट गई। एक छुपा हुआ स्विच दिखाई दिया। माइकल ने बिना समय बर्बाद किए उसने लीवर को पकड़ लिया और एक संतोषजनक क्लिक के साथ इसे नीचे खींच लिया। जैसे ही जाल निष्क्रिय हुआ, रूम से निकलने वाली दुष्ट लाल रोशनी फीकी पड़ने लगी और कक्ष में दमनकारी माहौल खत्म हो गया। कमरे में फिर से एक अजीब सी शांति छा गई। उनके भयावह अनुभव की गूंज अभी भी बनी हुई थी। अयाग अब राहत की सांस लेते हुए माइकल के करीब आ गया। ओह, बहुत बढ़िया घोस्ट, मुझे जाल से नफरत है। सबा भी प्रभावित दिखी। ऐसा लगता है कि यह जाल सिर्फ आपको सुरक्षित रूप से पार करने के लिए बनाया गया था। इस जगह में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। माइकल ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। हमें सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। अतीत में मैं, जिसने मूल रूप से इस जगह का निर्माण किया था, हो सकता है कि उसने और भी आश्चर्य छोड़े हों। जाल को निष्क्रिय करने के बाद दूसरी तरफ एक पत्थर का दरवाजा खुला। छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए माइकल पलक झपकते ही दरवाजे के सामने प्रकट हो गया। मुझे लगता है कि ये जाल खत्म होने वाले नहीं हैं, सबा ने कहा। उसकी आवाज में डर था। हम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में बाधा डालते रहते हो, अयाग ने शिकायत की। उसके शब्दों में व्यंग्य था, क्योंकि वह सबा को डांट रही थी। भाई बहनों के बीच की नोकझोंक को अनदेखा करते हुए माइकल पत्थर के दरवाजे से अंदर गया और खुद को दूसरे संकरे हॉल में पाया। अब क्या, माइकल ने जोर से सोचा, अपने कंधे पर देखते हुए। ठीक उसी समय जब उसके पीछे दरवाजा बंद हो रहा था, अचानक मंद कमरा रूम की चमक में नहा गया, जिसने अंधेरे के हर निशान को दूर कर दिया। अगले ही पल हॉल के दूर के छोर पर एक खंभा दिखाई दिया। लेकिन इससे पहले कि माइकल कुछ कर पाता, उसके और खंभे के बीच का फर्श खुल गया, जिसमें खतरनाक कांटों से भरा एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। एक और जाल, कौन अनुमान लगा सकता था? अयाग ने व्यंग्य से अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। जैसे कि कांटों से भरा गड्ढा पर्याप्त नहीं था, दीवारों के दोनों ओर से घूमने वाले ब्लेड निकले और छत से नीचे उतरे। इन ब्लेडों ने माइकल को गड्ढे के ऊपर उड़ने से प्रभावी रूप से रोक दिया। फिर उसने एक अलग क्लिक की आवाज सुनी, जैसे कमरे में हवा चूसी जा रही हो, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। जो तुमने पहले किया था वही करो, अयाग ने माइकल से आग्रह किया, जिससे उसे अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपने आसपास कोई छिपी हुई प्रणाली नहीं मिली। वह खंभा, माइकल ने घोषणा की, जैसे ही उसने अपनी नज़र को घूमते हुए ब्लेडों की भूलभुलैया के माध्यम से दूर के खंभे पर केंद्रित किया। उसकी ईश्वरीय आंखों ने एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान की, जिससे खंभे की जटिल नक्काशी का पता चला। हालांकि यह खाली दिखाई दे रहा था, माइकल ने खंभे की सतह पर एक छोटा सा छेद देखा। जल्दी करो, हमारा दम घुटने वाला है, सबा ने माइकल को तत्काल उकसाया। माइकल इन जालों की जटिलता और घातकता से गहराई से हैरान और स्तब्ध था। भले ही वह एक देवता था, लेकिन उन्हें निष्क्रिय करना आसान नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि योगिनी इस जगह से इतनी भयभीत थी। माइकल को संदेह था कि योगिनी कभी इतनी दूर तक गई होगी। जब माइकल खंभे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, सबा ने देखा कि उनके सामने गड्ढे में कंकाल बिखरे पड़े हैं। बेचारे कमीनों ने बाहर निकलने के लिए छलांग लगाने की कोशिश की होगी। सबा ने उन लोगों के लिए दया से टिप्पणी की जिनका भयानक अंत हुआ। ये रहा, माइकल ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए और खंभे पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। इग्निटिया, माइकल ने मानसिक रूप से मंत्र का जाप किया और उसके हाथ से बिजली का एक बोल्ट निकला, जो घूमते हुए ब्लेडों की भूलभुलैया से होकर निकल गया। शॉट अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन माइकल खतरनाक बाधा कोर्स के माध्यम से खंभे पर वार करने में कामयाब रहा। बिजली का बोल्ट खंभे के छेद पर एक कर्कश आवाज के साथ गिरा। उन्हें आश्चर्य हुआ, जिस क्षण बिजली का बोल्ट खंभे से टकराया, उसके भीतर से एक काला कपड़ा निकला और फर्श पर एक लंबी छाया डाल दी। अब छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करें, अयाग ने चिल्लाया। उसकी आवाज में तत्परता थी।
माइकल ने निर्देशानुसार छाया को लॉक कर दिया और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके खंभे के पास फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही वह खंभे के पास टेलीपोर्ट हुआ, उसने अपने पैरों के नीचे एक क्लिक सुनी। माइकल के वजन से ट्रिगर हुए फर्श पर दबाव प्लेटों ने जाल को निष्क्रिय कर दिया। आह, अयाग ने सांस के लिए हौंफते हुए कहा, क्योंकि हवा का प्रवाह धीरे धीरे कमरे में वापस आ गया। जाल घुल गए, जिससे माइकल के सामने एक और दरवाजा खुल गया। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए माइकल ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। उम्मीद है कि अब कोई और जाल नहीं होगा। इस जगह पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस सारी परेशानी के लायक हो। अयाग घुटन के खतरे के साथ, वह जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा और सही कदम उठाना होगा। माइकल ने दरवाजा खोला तो गुर्राया, वापस स्वागत है, अंधेरे के देवता। अजाजेल की आवाज़ आई जब माइकल हॉल में दाखिल हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ। अध्याय 1123 पोर्टेबल दिव्य पोर्टल। जैसे ही माइकल ने अंधेरे हॉल में कदम रखा, उसकी आंखें मंद रोशनी वाले परिवेश को स्कैन कर रही थीं, आवाज़ के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसमें केवल एक बेहोश, भयानक नीली रोशनी थी जो किसी अज्ञात स्रोत से निकल रही थी। दीवारों पर कोई चित्र नहीं थे, कोई साज सज्जा नहीं थी, बस एक बेचैन करने वाला खालीपन था। कमरे के बीच में उसने एक अकेली मेज देखी। मेज पर एक सुरक्षित दिखने वाली तिजोरी रखी थी, जो जटिल रूनों से सजी थी, जो मंद रोशनी में धीरे धीरे चमक रही थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पीछे का भारी दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। आवाज़ खाली कमरे में अशुभ रूप से गूंज रही थी। अयाग की गरजती आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। यह एक और जाल नहीं होना चाहिए। माइकल को आश्चर्य हुआ। घूमते हुए धुएं से एक अलौकिक आकृति भौतिक होने लगी। धीरे धीरे उसके दानव बटलर अजाजेल के अलावा किसी और का परिचित रूप लेने लगी। हालांकि उसके सामने अजाजल अलग दिखाई दे रहा था, जिसमें शक्ति और बुद्धि की झलक थी। वह अपनी पारंपरिक बटलर वर्दी में सजी हुई थी, काले कोट और पैंट को बड़े करीने से प्रेस किया हुआ था, एक कुरकुरी सफ़ेद शर्ट और एक साफ सुथरा बंधा हुआ दुपट्टा। उसके बाल बड़े करीने से कंघी करके एक तरफ रखे हुए थे और उसके भव्य लाल पंख उसकी उपस्थिति में भव्यता की एक अतिरिक्त परत जोड़ रहे थे। अजाजल, माइकल और वेदोरा ने आश्चर्य से कहा। अपने वफादार दानव बटलर को देखकर माइकल के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई, भले ही वह अजाजल का एक अलौकिक संस्करण था जिसने पिछले डार्क लॉर्ड की सेवा की थी। इससे पहले कि वह एक शब्द बोल पाता, अजाजल ने कहा, उसकी आवाज़ में खेद का स्वर था, इससे पहले कि आप कुछ भी पूछें, मेरे प्रभु, ये समझ लें कि यह एक रिकॉर्डिंग है। जितना मैं आपको फिर से देखना चाहता हूं, मुझे इस स्पेक्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए समझौता करना होगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्रभु, कि यदि आप इसे सुन रहे हैं, तो आप देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और संभवतः इस दुनिया की पेचीदगियों से परिचित हो रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आपके अधीनस्थों में से कोई भी देवताओं के क्षेत्र में नहीं गया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अजाजल की अलौकिक आकृति बोलती रही और माइकल ने ध्यानपूर्वक उसके शब्दों को आत्मसात किया। मेरे प्रभु, अब तक आपको इस बात की बुनियादी समझ हो गई होगी कि यह क्षेत्र कितना खतरनाक हो सकता है। इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक नेविगेट करने और हमारी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कौशल का उपयोग करें और अपने मौजूदा मंत्रों को और बढ़ाएं। मुझे पता है कि आपके विकल्पों ने समय रेखा को बदल दिया होगा। हालांकि सभी समय रेखाओं में एक स्थिर बात है, पैंथियन के विरुद्ध आपका युद्ध, अजाजल की रिकॉर्डिंग ने बताया, जिससे सभा की गरज उठी। पैंथियन के साथ युद्ध, लानत है, सभा ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। मेरे प्रभु, यदि आपने अभी तक साधना नहीं की है, तो मैं आपसे बिना देरी किए ऐसा करने का अनुरोध करता हूँ। जबकि यह सच है कि देवताओं के पास अपार शक्ति होती है, यहाँ तक कि एक स्तर का देवता भी दिव्य आरोही क्षेत्र के साधक को मार सकता है। फिर भी यह आपको साधना करने से नहीं रोकना चाहिए। उच्च साधना चरणों तक पहुँचने से आप केवल अपनी ईश्वरीय क्षमताओं पर निर्भर हुए बिना स्वर्गदूतों और कट्टरपंथियों का सामना कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं, अजाजेल ने सलाह दी। उसकी आवाज़ में गंभीर मामलों का भार था। लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं है कि मैंने डार्क लॉर्ड की इच्छा के बावजूद आपके लिए ये रिकॉर्डिंग छोड़ी। मैं आपको सूचित करना चाहता था कि मेरे सभी अधीनस्थों को समयरेखा रीसेट होने से पहले नश्वर क्षेत्र में भेज दिया गया था। इसलिए कृपया अपने स्वर्गदूतों की खोज में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने से बचें। स्वर्गदूतों की बात करें तो मेरे समय में आपके स्वर्गदूतों को रीपर्स के नाम से जाना जाता था, अजाजेल ने गर्व से घोषणा की। रीपर्स नाम से ही पता चलता है कि उसके अधीनस्थों में कितनी अविश्वसनीय शक्ति थी। डार्क लॉर्ड के साथ अपने समय के दौरान मैंने उसे शायद ही कभी गलतियां करते देखा हो, सिवाय एक के, अजाजेल ने रुककर कहा, और जो कुछ वह बताने जा रहा था उसकी कठिनाई उसके व्यवहार में स्पष्ट थी। क्या है? अयाग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। वह उपासकों को इकट्ठा करने में विफल रहा। अपनी दुर्जय शक्ति के बावजूद उसके पास केवल मुट्ठी भर मंदिर और सच्चे उपासक थे। अधिकांश लोग उससे डरते थे, लेकिन वे वास्तव में उसकी पूजा नहीं करते थे।
यदि आप भक्तों को इकट्ठा करने में विफल रहे तो इस कमजोरी का फायदा पैंथियन द्वारा उठाया जाएगा। अज़ाज़ेल ने माइकल को सावधान किया, भक्तों को इकट्ठा करने के महत्व को रेखांकित करते हुए। अज़ाज़ेल की सलाह सुनकर माइकल को यह स्वीकार करना पड़ा कि भक्तों के अपने आधार का विस्तार करना उसके लिए प्राथमिकता नहीं थी। वास्तव में यदि वह अपनी योजनाओं की सूची बनाता तो अनुयायियों को इकट्ठा करना संभवतः सबसे नीचे होता। डार्क क्वीन गया के पास डार्क लॉर्ड से ज्यादा मंदिर और ज्यादा उपासक थे, लेकिन पैंथियन ने सुनिश्चित किया कि उसके अनुयायियों का किसी न किसी तरह से शिकार किया जाए, अज़ाज़ेल ने कहा, और माइकल उसकी आवाज में क्रोध और प्रतिशोध की प्यास को महसूस कर सकता था। आपको अपने उपासकों को विकसित करना चाहिए और अपने अधीनस्थों को स्वर्गदूतों के दर्जे तक बढ़ाना चाहिए। हालांकि जब तक आप कम से कम लेवल 4 देवत्व प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उन्हें देवताओं के दायरे में न लाएं, अज़ाज़ेल ने सलाह दी। माइकल ने अज़ाज़ेल की बुद्धिमत्ता को ध्यान से आत्मसात किया, हालांकि उसने कोई सवाल पूछने से परहेज किया। आखिरकार अज़ाज़ेल सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि भविष्य में दानव बटले की सलाह उसके लिए अमूल्य होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि किसी देवता को कैसे मारना है, अज़ाज़ेल ने जारी रखा, जिससे अयाग ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। तुम हमें सीधे क्यों नहीं बता सकते, बेवकूफ़? आप 5000 साल पहले यहाँ रहते थे और आपको रास्ता पता होना चाहिए, अयाग ने गुर्राते हुए कहा। मैं आपका सवाल लगभग सुन सकता हूँ, लेकिन डार्क लॉर्ड ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि मैं ऐसी कोई भी जानकारी न दूं जो उनकी भविष्यवाणियों से परे आपकी समय रेखा को बाधित कर सके। हालांकि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं कि आप कोई रास्ता खोज लेंगे, अज़ाज़ेल ने रहस्यमय तरीके से समझाया। माइकल को एक आभास था कि अज़ाज़ेल सेशात के देवदूत द्वारा लिखी गई पुस्तक का संकेत दे रहा था। कोई भी कीमत चुकाए बिना रास्ता खोजो, अज़ाज़ेल ने माइकल से आग्रह किया। रिकॉर्डिंग कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई, जिससे माइकल को उसके शब्दों की गंभीरता को समझने का मौका मिला। हालांकि अज़ाज़ेल की अलौकिक नज़र माइकल के सामने टेबल पर रखी तिजोरी पर टिकी हुई थी। मेरी अंतिम सहायता के रूप में, मेरे प्रभु, मैंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। इस तिजोरी के अंदर आपको एक पोर्टेबल पोर्टल डिवाइस मिलेगी। यह आपको ईश्वर के दायरे में आने वाले डोमेन के बीच दिव्य प्रवेश द्वारों की आवश्यकता के बिना यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। अज़ाज़ेल के रहस्योद्घाटन ने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया और राहत की लहर ला दी। मुझे उम्मीद है कि यह आपकी सहायता करेगा, और कृपया सभी को बचाएं, मेरे स्वामी। मेरे डार्क लॉर्ड ने आपको यह मौका देने के लिए बहुत त्याग किया है। केवल आप ही चीज़ों को सही कर सकते हैं। अज़ाज़ेल ने एक गहरी सांस ली और अंतिम भावना के साथ निष्कर्ष निकाला। अलविदा मेरे स्वामी। अज़ाज़ेल का अलौकिक रूप टिमटिमाया और धुएं के एक झोंके में बदल गया। ये सीधे तिजोरी में तैर गया, एक नर्म क्लिक के साथ इसकी गहराई में गायब हो गया। पोर्टेबल पोर्टल। मुझे लगता है कि पिछले डार्क लॉर्ड के पास कोई ऐसा नहीं था जो बेहतर नाम बता सके, अयाग ने तनाव को तोड़ते हुए कहा। अंत में तिजोरी खुल गई, जिसमें चमचमाती चांदी की धातु से बना एक षटकोणीय उपकरण दिखाई दिया। इसके केंद्र में एक चमकदार हीरा था और इसकी सतह पर अनगिनत जटिल रून सजे हुए थे। माइकल ने धीरे से डिवाइस को उठाया और अपने हाथ से इसकी गर्माहट को महसूस किया। ये कैसे काम करता है? क्या इसके अंदर कोई मैनुअल है? सबा ने टेबल पर छलांग लगाते हुए और तिजोरी की सामग्री का निरीक्षण करते हुए पूछा। उसने मैनुअल की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। माइकल ने पोर्टल डिवाइस की सावधानीपूर्वक जांच की और इसे सक्रिय करने के तरीके के बारे में कोई सुराग खोजने लगा। उसकी नज़र एक छोटे से बटन पर पड़ी और उसने उसे दबा दिया। डिवाइस के अंदर एक कंपार्टमेंट खुला, जिसमें अंदर एक शिलालेख दिखाई दिया, जिस पर लिखा था सेलेस्टियल क्रिस्टल। ऐसा लगता है कि यह सेलेस्टियल क्रिस्टल का उपयोग करके काम करता है, माइकल ने समझाया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने एक निम्न श्रेणी का सेलेस्टियल क्रिस्टल निकाला और एक छोटा टुकड़ा तोड़कर कंपार्टमेंट में रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल का टुकड़ा डाला गया, डिवाइस माइकल की मुट्ठी में कंपन करने लगी और उसे लगा कि उसके दिमाग के साथ एक कनेक्शन बन रहा है। अचानक डोमेन नामों की एक सूची उसके सामने हवा में तैरती हुई दिखाई दी। यह क्या है? अयाग ने पूछा, डिस्प्ले को देखने में असमर्थ। डिवाइस माइकल के सिस्टम से जुड़ गया था और उन डोमेन और शहरों की सूची प्रस्तुत कर रहा था जहां वह पहले गया था। सूची में उसने गॉडस्पायर, माली के जंगल और निम्बोसिया के नाम देखे। जब माइकल डोमेन की फ्लोटिंग सूची का अध्ययन कर रहा था तो सिस्टम की आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी, जो अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रही थी। यात्रा रून प्राप्त करके और अधिक डोमेन अनलॉक किए जा सकते हैं। ये सुनकर माइकल को गिलरूट के साथ हुई बातचीत याद आ गई, जिसने उल्लेख किया था कि दिव्य पोर्टल देवताओं के दायरे में विभिन्न डोमेन को जोड़ने के लिए यात्रा रून का उपयोग करते हैं। ये रून दिव्य परिदृश्य को पार करने के लिए आवश्यक थे। माइकल को गिलरूट की चेतावनी भी याद आई कि ये रून बहुत महंगे हैं। वे कीमती थे और उन्हें केवल रून मास्टर्स गिल्ड से ही प्राप्त किया जा सकता था, जो आमतौर पर भगवान के डोमेन में पाए जाते हैं।
इस रहस्योद्घाटन ने पोर्टेबल पोर्टल डिवाइस के मूल्य पर जोर दिया जो अज़ाज़िल ने प्रदान किया था और अंतर डोमेन यात्रा के संदर्भ में ये सुविधा प्रदान करता था। जैसे जैसे माइकल ने डिवाइस के कार्यों का पता लगाना जारी रखा, सिस्टम ने अधिक जानकारी प्रदान की। लंबी दूरी पर डोमेन की यात्रा करने के लिए होस्ट को उच्च ग्रेड सेलेस्टियल क्रिस्टल का उपयोग करना चाहिए। माइकल ने सिर हिलाया, विभिन्न डोमेन तक पहुंच के महत्व को पहचानते हुए और अपने संसाधनों पर लगने वाली अलग अलग मांगों को पहचानते हुए। यह एक बड़ी मदद है, उन्होंने डिवाइस की बहुमुखी प्रतिभा की सराहना करते हुए सोचा। गोल्डस्पायर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पोर्टेबल पोर्टल डिवाइस उसके हाथ में कंपन करने लगा। उसके सामने एक अंधेरा भंवर प्रकट हुआ जो ऊर्जा से भरा हुआ था। माइकल डिवाइस की दक्षता से प्रभावित था। ये जीवन को बहुत आसान बना देगा, माइकल ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की और वेडोरा को उठाया। अपने आसपास के कमरे पर एक आखिरी नज़र डालते हुए माइकल ने डिवाइस को उठाया, उसे अपने कवच के अंदर रखा और पोर्टल में चला गया। जब वह पोर्टल से बाहर निकला तो माइकल को आश्चर्य हुआ, उसने खुद को एक मंद रोशनी वाली संकरी गली में पाया। उसके पैरों के नीचे के अंधेरे पक्के पत्थर थोड़े नम थे और हवा में एक बासी गंध भरी हुई थी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई और जल्दी से महसूस किया कि वह कहाँ था। स्क्रीमिंग बुकलेट टैवन के बगल में वही अंधेरी गली। ये वही जगह थी जहां उसकी मुलाकात उस युवा एल्फ से हुई थी जो अपने दोस्तों के साथ खंडहर में घुसा था और अकेला जीवित बचा हुआ वापस लौटा था। अध्याय 1124 दिव्य टावर्स नीलामी शुरू होती है। दिव्य टावर नीलामी का दिन पलक झपकते ही आ गया था। जब से माइकल ने दिव्य पोर्टल हासिल किया था और लोहार गिल्ड में वापस आया था, तब से वह रुरिक के साथ मिलकर अर्लेन की कलाकृतियों को, जिन्हें हथियार कहना ज्यादा सही था, बनाने में लगन से लगा हुआ था। दोनों लोहारों ने अथक परिश्रम किया और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। एक 5 सितारा लोहार होने के बावजूद माइकल ने कई ऐसी चीजें खोजी जो उसने सिस्टम से भी नहीं सीखी थीं। एक लोहार के रूप में रुरिक से और एक कीमियागर के रूप में लेन से सीखे गए सबक ने माइकल को सिखाया कि वास्तविक जीवन के अनुभव ने उसकी विशेषज्ञताओं में बेहतर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय माइकल दिव्य टावर नीलामी के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था। रुरिक एक फैंसी सिल्वर रोब पहने और एक बेत लिए हुए नहाकर अभी अभी बाहर आया था। इसके विपरीत माइकल ने एक आरामदायक काली शर्ट और पैंट चुनी, अपनी आस्तीन को कोहनी तक ऊपर किया हुआ था। गाड़ी तैयार है, अर्लेन के अंगरक्षकों में से एक ने फोर्जिंग हॉल में प्रवेश किया और माइकल और रुरिक को सूचित किया। चलो चलते हैं, अयाग ने माइकल के कंधे पर बैठकर उत्साह से कहा। लोहार संघ का भव्य हॉल गतिविधि से भरा हुआ था। गार्ड और कई लोहार इधर उधर घूम रहे थे, उनके औजारों की खनक और चर्चाएं हवा में गूंज रही थीं। रुरिक ने क्रैनर के उपासकों के हमले को हल्के में नहीं लिया था। नरसंहार के बाद उसने संघ की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त गार्ड और संघ को पुनर्जीवित करने के लिए कई लोहारों को काम पर रखा। मास्टर लोहार, नमस्कार मास्टर लोहार, सुप्रभात जॉन। जब रुरिक और माइकल हॉल से गुजरे तो उन्हें संघ के सदस्यों से सम्मान की झलक मिली और अन्य लोहारों से विनम्र अभिवादन मिला। गिल्ड के भीतर रुरिक का बहुत सम्मान था और माइकल ने इसके कई सदस्यों की सच्ची दोस्ती अर्जित की थी। गिल्ड को पीछे छोड़कर वे शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर निकल पड़े। जैसे ही वे लोहार गिल्ड से बाहर निकले, अयाग ने सड़क पर सजी फैंसी गाड़ियों की प्रभावशाली कतार देखी। वह आश्चर्य से दंग रह गई। शहर उत्सव की ऊर्जा से भरा हुआ था और दिव्य टावर नीलामी की शुरुआत के कारण सड़कों पर चहल पहल थी। माहौल जीवंत था, नागरिक और आगंतुक समान रूप से इस आयोजन के उत्साह में शामिल हो रहे थे। कई युवाओं को नारा लगाते हुए सुना जा सकता था, दिव्य टावर नीलामी इस ओर है, और वे गर्व से दिव्य टावर प्रतीक के साथ बैनर लिए हुए थे। सड़क संगीत से सराबोर थी, ढोल की लयबद्ध थाप हवा में गूंज रही थी। शानदार प्रदर्शन में आतिशबाजी फूट रही थी, आसमान में रंग बिरंगी रोशनी और पैटर्न बिखेर रहे थे, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। हालांकि इस उल्लास के बीच रुरिक बड़ी भीड़ और असाधारण समारोहों के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। ये सारा शोर और हंगामा किसी का भी सिर घुमाने के लिए काफी है। मुझे फौज की शांति पसंद है, रुरिक ने माइकल से कहा। खुश रहो रुरिक, माइकल ने अर्लेन के बख्तरबंद गार्ड का पीछा करने से पहले मोटे बौने के कंधे पर थपथपाया। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उनका स्वागत 2 गाड़ियों ने किया। एक सिल्वरब्रुक परिवार की थी और दूसरी ब्लैकस्मिथ गिल्ड की आधिकारिक गाड़ी थी। सिल्वरब्रुक गाड़ी को 4 राजसी चेस्टनट घोड़े खींच रहे थे, जो चांदी की ट्रिम वाली होने से सजे थे। इसके विपरीत ब्लैकस्मिथ गिल्ड की गाड़ी को चिकने काले घोड़ों से जोड़ा गया था। इसके बाहरी हिस्से को गहरे काले रंग से रंगा गया था और जटिल सुनहरी रेखाओं ने लालित्य का माहौल जोड़ा था। शुभ दिन मेरे प्रभु, गाड़ी चालक, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जिसकी दाढ़ी अच्छी तरह से सजी हुई थी, ने माइकल और रुरिक के लिए ब्लैकस्मिथ गिल्ड की गाड़ी का दरवाजा सम्मानपूर्वक खोला। इस बीच अर्लेन पहले से ही शानदार सिल्वरब्रुक गाड़ी के अंदर आराम से बैठ चुका था।
जैसे ही माइकल और रुरिक आलीशान ग्रे कुशन पर अपनी सीट पर बैठे, माइकल ने हलचल भरी सड़क को देखने के लिए एक खिड़की खोली। क्या हम प्रस्थान करें, मेरे प्रभु? ड्राइवर ने उनके संकेत की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। वास्तव में, कृपया आगे बढ़ें, रुरिक ने पुष्टि की और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। माइकल ने आगे की ओर देखा, उनके आगे गाड़ियों की कतार को देखा। वे सभी घोंघे की गति से आगे बढ़ रहे थे, उनकी प्रगति जाम यातायात द्वारा बाधित थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दुनिया में ट्रैफिक जाम में फंस जाऊंगा, माइकल ने चुपचाप सोचा, इस परिचित असुविधा में मनोरंजन का एक स्पर्श पाकर जो उसे पृथ्वी की याद दिलाती थी। धिक्कार है इन गाड़ियों पर। यही कारण है कि मुझे दिव्य टॉवर की नीलामी से नफरत है। हर साल मुझे इस बकवास से निपटना पड़ता है, रुरिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी हताशा स्पष्ट थी। जैसे जैसे गाड़ी अपनी धीमी गति से आगे बढ़ती रही, रुरिक ने अपनी नज़र माइकल की ओर घुमाई। तो जॉन, आप नीलामी में क्या खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे पता है कि हम नहीं जानते कि वे कौन सी वस्तुएं नीलाम करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन में कुछ खास है? रुरिक ने पूछा। फौज में अपने काम के दौरान उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता विकसित हो गई थी और रुरिक को खुद को माइकल के दोस्तों में से एक मानने का सौभाग्य मिला। एक हथियार, एक जादू, या कुछ और अधिक विदेशी? रुरिक ने माइकल के इरादों के बारे में उत्सुकता से पूछा। माइकल अपनी सीट पर सोच समझकर पीछे झुक गया। ईमानदारी से कहूं तो एक किताब। मुझे अच्छे स्रोत से पता चला है कि वे एक किताब की नीलामी करने जा रहे हैं और मैं इसे चाहता हूं, उसने स्वीकार किया। रुरिक से अपने इरादे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह माइकल के लिए नीलामी में एक वस्तु खरीदने के लिए सहमत हो गया था। हालांकि माइकल ने यह नहीं बताना चुना कि इस पुस्तक में भगवान को मारने के तरीके के बारे में जानकारी हो सकती है। अज़ाज़ेल के संदेश के बाद माइकल को यकीन था कि यह पुस्तक उसके भविष्य के प्रयासों में महत्वपूर्ण साबित होगी। एक किताब, ये किस बारे में है? तुम मुझे किताब पढ़ने वाले नहीं लगते, रुरिक ने हंसते हुए टिप्पणी की। माइकल ने किताब के बारे में रुरिक की पूछताछ को सीधे संबोधित करने के बजाय एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर मैं कैसा दिखता हूँ? रुरिक ने दिल खोलकर हंसा। मुझे पूरा यकीन है कि मैं किताब पढ़ने वाला नहीं हूँ, उसने चिढ़ाते हुए कहा। विषय बदलते हुए माइकल ने पूछा, तो तुम क्या खरीदने की उम्मीद कर रहे हो? रुरिक की मुस्कान चौड़ी हो गई। थंडर किंग एक बढ़िया अधिग्रहण होगा, उसने माइकल को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। इतना हैरान मत दिख, मेरे कान पूरे शहर में हैं और मुझे पता है कि क्या हो रहा है। आप ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि कितने कुलीन घराने और संघ थंडर किंग जैसे शक्तिशाली ड्रैगन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, रुरिक ने समझाया, उसकी आवाज़ ईर्ष्या और लालच से भरी हुई थी। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल भी बुरा विकल्प नहीं है। तो जॉन, हम जो कलाकृतियां बना रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वह योगिनी अर्लेन उत्तेजित दिख रही है, रुरिक ने सोचा जब वे दिव्य टॉवर नीलामी की ओर गाड़ी में सवार हुए। माइकल ने अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए पीछे झुककर कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं बनाते हैं तो अंततः कोई और बना देगा। उसने भगवान रेनार या क्रैनार के बारे में कुछ भी बताए बिना उत्तर दिया। रुरिक ने गहरी सोच में डूबकर भौहें सिकोड़ी। मैं सोच रहा था कि सिल्वरब्रुक रेना वर्षा के देवता की पूजा करते हैं और वह वर्तमान में थंडर के देवता क्रैनर के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, जो बिजली की शक्ति का उपयोग करते हैं। ये कलाकृतियां बिजली की शक्ति का उपयोग करती हैं। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि हम उन शक्तियों के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं जो हमारी क्षमता से परे हैं, रुरिक ने स्वीकार किया। माइकल वास्तव में आश्चर्यचकित था कि रुरिक को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में इतना समय लगा। थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति कलाकृतियों और देवताओं के बीच संबंध का अनुमान लगा सकता है। हालांकि माइकल ने रुरिक के संदेह की पुष्टि नहीं करने का विकल्प चुना। तुम थके हुए लग रहे हो, रुरिक। तुम मेरे सुझाव के अनुसार आराम क्यों नहीं करते? हमारे पास बनाने के लिए केवल 20 और कलाकृतियां हैं और मैं इसे संभाल सकता हूं। तुम कुछ आराम के हकदार हो, तुम कहीं और जा सकते हो, शायद किसी दूसरे डोमेन पर जा सकते हो। माइकल ने प्रस्ताव रखा, रुरिक को शेष 100 कलाकृतियों को बनाने से पहले दूर भेजने का प्रयास किया। माइकल को पता था कि एक बार जब वे 100 कलाकृतियों को बनाने का काम पूरा कर लेंगे तो सिल्वरब्रुक परिवार का मुखिया गैलाथोर कलाकृतियों के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए हत्यारे भेजेगा ताकि ढीले सिरों को बांधा जा सके। इस मामले में वे ढीले सिरे माइकल और रुरिक थे। हालांकि माइकल हथियारों को संभाल सकता था और उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि रुरिक हताहत हो या उसे भगवान के रूप में अपनी असली पहचान का पता चले। क्या आप गिल्ड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और? ये तीसरी बार है जब आपने मुझे छुट्टी लेने और कहीं और जाने का सुझाव दिया है, रुरिक ने हंसते हुए कहा, माइकल के नेतृत्व संभालने के विचार से खुश होकर। यह आपके सोचने से बेहतर है कि हम देवताओं से निपट रहे हैं, अयाग ने बीच में कहा। रुरिक की आवाज़ गंभीर हो गई क्योंकि उसने अपनी चिंताएं साझा की। मैं भूल नहीं सकता कि क्या हुआ, जॉन।
किसी ने हमारे लोहारों और पहरेदारों को मार डाला। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि वे वापस नहीं आएंगे? उसने सवाल किया। वे वापस नहीं आए। जैसा कि मैंने कहा, तुम एक ब्रेक के हकदार हो। हम दोनों जानते हैं कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को तरोताजा करने की ज़रूरत होती है, माइकल ने जोर देकर कहा, जबकि रुरिक ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही हो। शायद मुझे कहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है कि साल के इस समय में लाडन बहुत बढ़िया होता है, रुरिक ने सोचा, छुट्टी मनाने के विचार पर विचार करते हुए। जैसे जैसे गाड़ी अपनी यात्रा जारी रखती गई, वह आखिरकार दिव्य टावर्स के स्थान पर पहुंच गई। दिव्य टावर नीलामी के अवसर को चिन्हित करने के लिए रंगीन बैनर और शानदार सजावट से सजे हुए टावर ऊंचे और शानदार दिखाई दे रहे थे। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था, क्योंकि डोमेन के सभी कोनों से लोग इस कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए थे। दिव्य टावर्स की ओर जाने वाली सड़कों पर अतिरिक्त पहरेदार खड़े थे, उनके कवच उत्सव की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने उन लोगों की भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखी जो इस भव्य आयोजन में प्रवेश करना और इसे देखना चाहते थे। माइकल और रुरिक की तरह ही गाड़ियों की कई कतारें दिव्य टावरों की ओर बढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। ये गाड़ियां रईसों, व्यापारियों और गणमान्य व्यक्तियों से भरी हुई थीं, जो नीलामी में भाग लेने और संभावित रूप से दुर्लभ और शक्तिशाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। मैंने इसे कहाँ रखा था? रुरिक ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए खुद से कहा। आखिरकार उसे एक सुनहरा कार्ड मिला, जिस पर लोहार गिल्ड का प्रतीक था, जिसे सावधानी से उकेरा गया था। जैसे ही रुरिक को कार्ड मिला, चांदी के कवच पहने 2 गार्ड उनकी गाड़ी के पास आए। गाड़ी के ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और हाथ में कार्ड लिए रुरिक ने गार्डों का परिचय और झुंझलाहट के मिश्रण के साथ अभिवादन किया। क्या आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते और इन गाड़ियों की कतारों के बारे में कुछ नहीं कर सकते? रुरिक ने गार्डों से बड़बड़ाते हुए कार्ड को निरीक्षण के लिए सौंप दिया। भूरे बालों वाले गार्ड ने कार्ड की प्रामाणिकता की जांच करते हुए एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद उसने कार्ड को रुरिक को लौटा दिया और कहा, आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मेरे प्रभु। चलो जॉन, चलो, हम अपने पैर फैलाकर वहां चलते हैं। रुरिक ने फिर माइकल की ओर मुड़कर सुझाव दिया। गाड़ी पार्क करो और हमारा इंतजार करो। फिर उसने ड्राइवर को निर्देश दिया। इसके साथ ही रुरिक गाड़ी से बाहर निकल गया, गाड़ियों के धीमी गति से चलने वाले जुलूस और भीड़ भाड़ से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने के लिए उत्सुक। एक गहरी सांस लेते हुए माइकल गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ियों की एक साफ सुथरी कतार के बीच में चला गया। कई रईस इसी तरह अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे और धीमी गति से चलने वाले जुलूस के आगे बढ़ने का इंतजार करने के बजाय दिव्य टावर बिल्डिंग की ओर चलना पसंद कर रहे थे। इस भीड़ को देखो, अयाग ने टिप्पणी की। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने आसपास हजारों लोगों की भीड़ को देखा। अपने वीआईपी दर्जे की बदौलत वे एक विशेष लाइन से आगे बढ़ने में सक्षम थे। जैसे ही माइकल और रुरिक आगे बढ़े, भव्य दिव्य टावर नजदीक आ गए। जैसे ही वे 2 गार्डों से घिरे एक कांच के दरवाजे से इमारत में प्रवेश करने वाले थे, एक आवाज ने शोरगुल को चीर दिया। भीड़, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आवाज ने घोषणा की। माइकल को लगा जैसे कि ये शब्द सीधे उस पर लक्षित थे। उसने अपने कदम रोक दिए और एक आकृति को देखने के लिए मुड़ा जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति जिसने उन अशुभ शब्दों को कहा था, वह कोई और नहीं बल्कि जल्लाद या देवदूत था जिसे पैथियन ने उसे ट्रैक करने के लिए भेजा था। अध्याय 1125 माइकल राफेल से मिलता है। माइकल वहीं खड़ा था, जल्लाद की शक्ल देखकर दंग और हैरान। उनकी पहली मुलाकात के विपरीत, जहां देवदूत लाल रंग के कवच में लिपटा हुआ था, इस बार उसने सुनहरे रंग की रेखाओं से सजे सादे सफेद वस्त्र पहने थे। उसके काले बाल बड़े करीने से पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसका चेहरा साफ सुथरा था। वह एक क्लासिक चीनी मुख्य किरदार की तरह दिख रहा था। तुमसे मिलकर खुशी हुई, जॉन, देवदूत ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। रुरिक माइकल और नवागंतुक के बीच घूर रहा था। ये लड़का कौन है? रुरिक ने माइकल से पूछा। जैसे ही देवदूत ने उसकी ओर देखा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। देवदूत की आंखों में गहराई से माइकल ने एक तीव्र, जानलेवा नज़र देखी। यह एक परम शिकारी, एक जन्मजात हत्यारे की नज़र थी। दूसरे शब्दों में, ये वही नज़र थी जो माइकल ने हर बार आईने में देखने पर अपनी आंखों में देखी थी। मैं राफेल हूँ, जॉन का सबसे अच्छा दोस्त। देवदूत ने जल्दी से खुद को राफेल के रूप में पेश किया और रुरिक से हाथ मिलाया। हाँ, राफेल द्वारा हाथ मिलाने के बाद रुरिक ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या है भगवान रुरिक? राफेल ने पूछा। तुम्हारे हाथ, लड़के, तुम्हें अपनी नींद में भी तलवार पकड़नी चाहिए। एक योद्धा के हाथ, रुरिक ने राफेल को खुश करते हुए कहा। मैं कभी कभी हथियारों के साथ अभ्यास करता हूँ, राफेल ने शांति से जवाब दिया, रुरिक की सटीक धारणा को खारिज करते हुए। तो राफेल, तुम यहाँ क्यों आए हो? माइकल ने राफेल के साथ दोस्ती का दिखावा करते हुए पूछा। क्या कोई आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने और शराब पीने नहीं जा सकता? राफेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों नहीं,
माइकल ने हंसते हुए कहा, जबकि रुरिक की नज़र कांच के दरवाजे की ओर चली गई जिसके माध्यम से वीआईपी दिव्य टावरों में प्रवेश कर रहे थे। उसने देखा कि अर्लेन हाथ हिलाते हुए इमारत में प्रवेश कर रहा है। पुनर्मिलन को तोड़ने के लिए क्षमा करें, लेकिन हमें अंदर जाना होगा। बेटा, क्या आपके पास वीआईपी प्रवेश है? रुरिक ने राफेल से पूछा, ये सोचकर कि वह जॉन का सबसे अच्छा दोस्त है। बॉने लोहार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राफेल वास्तव में एक देवदूत था जिसे पैथियन ने अंधेरे के देवता का शिकार करने के लिए भेजा था, जिसे रुरिक जॉन मानता था। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, राफेल ने जवाब दिया। अफसोस, आपको बताऊं, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? लोहार गिल्ड मंडप काफी खाली है और मुझे आप दोनों को अलग अलग देखना अच्छा नहीं लगता। रुरिक ने दो दोस्तों की मदद करने के विचार से प्रसन्न होकर कहा। आपने जो पेशकश की है वह बहुत दयालुतापूर्ण है, भगवान रुरिक। मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। तुम क्या कहते हो, जॉन? राफेल ने पूछा। चलो राफेल, अंदर अपनी बातचीत जारी रखते हैं, माइकल ने शांति से सुझाव दिया, इस दौरान अपनी निगाहों के नीचे छिपी ठंडक को छिपाते हुए। रुरिक ने तीनों को दिव्य टावरों में प्रवेश कराया और बाहर की भीड़ को पीछे छोड़ दिया। वीआईपी के लिए भव्य हॉल राजसी से कम नहीं था, जो ऊंचे क्रिस्टल झूमर और भव्य संगमरमर की मूर्तियों से सजा हुआ था। दीवारों को जटिल सुनहरे पैटर्न से सजाया गया था और पूरे हॉल में लाल कालीन बिछा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, लंबे बहते चांदी के बालों वाली एक खूबसूरत युवा योगिनी उनके पास आई। उसने एक सुंदर झुककर अपना परिचय दिया। नमस्कार सम्मानित अतिथि, मेरा नाम केरा है और मुझे आपको आपके वीआईपी मंडप तक ले जाने के लिए नियुक्त किया गया है। रुरिक उसकी सुंदरता पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, तुम आंखों को सुकून देने वाली नहीं हो। फ्रेडर कहाँ है? वह वर्षों से हमारा साथ दे रहा है, केरा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे डर है कि फ्रेडर को हाल ही में हमारी थंडरडेल शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है। मैं आपके प्रवास के दौरान आपकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ। स्थानांतरित? 7 लोगों में उसने ऐसा क्या किया कि उसे स्थानांतरित होना पड़ा? रुरिक इस अप्रत्याशित समाचार से अचंभित रह गया। मेरे पास वह जानकारी नहीं है, लॉर्ड रुरिक, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा मंडप दिखाऊंगा। केरा ने बस कंधे उचका दिए। अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ रुरिक ने सिर हिलाया और समूह केरा का अनुसरण करते हुए दिव्य टावरों में और आगे बढ़ गया। वे केरा का अनुसरण करते हुए हॉल से होते हुए राजसी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर रहे थे जो उन्हें उनके वीआईपी मंडप तक ले जाएगी। सीढ़ियां पॉलिश किए हुए संगमरमर से बनी थीं और रेलिंग पर जटिल नक्काशी दिव्य टावरों के इतिहास के दृश्यों को दर्शाती थी। माइकल और रुरिक के बीच शांति से चलते हुए राफेल ने बातचीत शुरू करने का फैसला किया। मैंने सुना है कि भगवान रेनार और भगवान क्रानार के बीच युद्ध दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। रुरिक ने आह भरी, उसका दिमाग अभी भी फ्रेडर के अप्रत्याशित स्थानांतरण से आंशिक रूप से व्यस्त था। बेचारा फ्रेडर, थंडरडेल उस गड़बड़ी के बीच में है। केरा, जो आगे चल रही थी, ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने मुड़कर उन्हें आश्वस्त किया, दिव्य टावर्स संघर्ष के इन समयों के दौरान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। हमें सूचित किया गया है कि पैथियन जल्द ही युद्ध को समाप्त करने के लिए लगन से काम कर रहा है। माइकल उसके शब्दों पर थोड़ा हंसे बिना नहीं रह सका, उसके स्वर में व्यंग्य झलक रहा था। ओह, मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। पैथियन के इरादों के बारे में उसकी शंका उसकी आवाज़ में स्पष्ट थी, हालांकि केरा इससे अनजान लग रही थी क्योंकि वे अपनी चढ़ाई जारी रख रहे थे। भव्य सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वे देवताओं और नायकों की पौराणिक लड़ाइयों को दर्शाने वाली जटिल टेपेस्ट्री से सजे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। गलियारे के अंत में 2 राजसी दरवाजे खड़े थे जिनमें से प्रत्येक पर एक अलग प्रतिष्ठित संगठन का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। केरा उन्हें ब्लैकस्मिथ गिल्ड के प्रतीक चिन्ह से चिन्हित दरवाजे तक ले गई। वह गर्मजोशी से मुस्कुराती हुई उनके सामने मुड़ी और बोली, नीलामी के दौरान अगर आपको कुछ चाहिए तो बस अंदर घंटी बजाए। विनम्रता से सिर हिलाते हुए उसने दरवाज़ा खोला, जिसमें एक विशाल और आलीशान कमरा दिखाई दिया। कमरे की एक दीवार पर शीशे लगे हुए थे जिससे नीचे विशाल नीलामी थिएटर का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। कमरे के चारों ओर आलीशान, आरामदायक सोफे और आराम कुर्सियां सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित थीं। उनके सामने एक टेबल पर बढ़िया वाइन से लेकर विदेशी अमृत तक कई तरह के पेय पदार्थ रखे हुए थे। उनके पैरों के नीचे फर्श पर एक महंगा गलीचा बिछ गया था, जिसके जटिल पैटर्न कमरे के शानदार माहौल को और बढ़ा रहे थे। जादुई लपटों से चमकती एक आरामदायक चिमनी गर्मी और आरामदायक चमक प्रदान कर रही थी। दीवारों में जड़े रून कमरे के तापमान को नियंत्रित करते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि बाहर का मौसम कैसा भी हो, ये हमेशा सुखद रहे। तीनों ने कमरे में प्रवेश किया और सहज रूप से अर्धचंद्राकार हॉल को देखने वाली कांच की दीवार की ओर बढ़ गए, जहां आम लोगों के लिए पंक्तियों में सीटें व्यवस्थित थीं। उनके बगल में अन्य वीआईपी मंडप थे, जो विशाल थिएटर का एक ही तरह का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे।
भव्य मंच एक विशाल लाल कपड़े के नीचे छिपा हुआ था, जो भव्य अनावरण के लिए उत्सुकता पैदा कर रहा था। रूरिक शीशे के सहारे झुक गया, लोगों के समुद्र को निहारता रहा। पिछली नीलामी की तुलना में यहाँ और भी अधिक लोग हैं, उसने टिप्पणी की। उसके स्वर में आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण था। रूरिक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अगर मैं इसे पार करने जा रहा हूँ तो मुझे एक ड्रिंक चाहिए। उसने अपने दोस्तों को शीशे की दीवार पर छोड़ दिया और पेय पदार्थों के साथ टेबल की ओर बढ़ गया, जिससे माइकल और राफेल कुछ पल के लिए अकेले रह गए। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें कैसे पाया, जॉन? माइकल से सवाल करते समय राफेल की दोस्ताना मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई। अब तक वेडोरा माइकल के कंधे पर चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोला। उन्हें डर था कि देवदूत उनके भेष को देख लेगा। हालांकि राफेल ने वेडोरा पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान केवल माइकल पर था। अगर मैं पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? माइकल ने हंसते हुए कहा। शायद नहीं। तुम देखो जॉन, मैं दुष्ट देवताओं का शिकार तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा समय से कर रहा हूं। हजारों सालों तक ऐसा करने के बाद तुम थक जाते हो और शिकार उबाऊ हो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि अंधकार के कुख्यात देवता मुझे कुछ चुनौती देंगे। लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा जॉन, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं। राफेल ने अपनी आवाज में गर्व और अहंकार के संकेत के साथ कहा। हालांकि राफेल के पास अपने अहंकार का समर्थन करने की क्षमता और शक्ति थी। अब जब तुमने मुझे पा लिया है तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? माइकल ने पूछा। मैं बता सकता हूं कि तुम खुद को बचाने के लिए देवी शेषत की सेना पर निर्भर हो। लेकिन जॉन, तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। एक बार जब तुम उसके क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, राफेल ने शांति से कहा। मैं निराश हूं, राफेल। मुझे लगा कि एक बार जब पैंथियन को पता चल जाएगा कि मैं उनके अपने क्षेत्र में हूं तो वे मेरे पीछे और भी स्वर्गदूत भेज देंगे, माइकल ने स्वर्गदूत के स्पष्ट नकली नाम का उपयोग करते हुए कहा। जवाब में राफेल ने बस हंस दिया। ओह जॉन, पैंथियन के पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, 5000 साल पहले भी आप उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं थे, राफेल ने कहा। तो ये सिर्फ मैं और आप हैं, है न? माइकल ने हंसते हुए कहा। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना खेल बेहतर करेंगे, क्योंकि मैं जितना ऊब जाता हूं उतनी ही जल्दी मैं इस शिकार को खत्म कर देता हूं, राफेल ने ठंडे स्वर में कहा। आप जानते हैं राफेल, 5000 साल पहले और अब मैं आपकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर क्यों नहीं था? इसका कारण यह है कि मैं अंधकार का देवता हूं। छाया में काम करना मेरा स्वभाव है। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो आपको वास्तव में इस तथाकथित शिकार को छोड़ देना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहिए, माइकल ने चेतावनी दी। जैसे ही उसने यह बात कही, माइकल ने अपनी दैवीय आभा का कुछ अंश छोड़ा, जिससे कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। लानत है, क्या हो रहा है? रूरिक, जो अपने लिए एक ड्रिंक बना रहा था और पी रहा था, ने टिमटिमाते हुए गोले को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं मेरे दोस्तों, लगता है कि रंग खराब हो गए हैं, राफेल ने कहा। माइकल की दैवीय शक्तियों से स्पष्ट रूप से विचलित नहीं हुआ। अचानक हॉल में एक जोरदार घंटी बजी, उसकी झनकार गूंज उठी और एक आवाज ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, सम्मानित अतिथियों, नीलामी 10 मिनट में शुरू होगी। कृपया अपनी सीटों पर चले जाएं। क्यों न हम एक साथ नीलामी का आनंद लें, राफेल ने सुझाव दिया, जो बेपरवाह लग रहा था। माइकल जानता था कि राफेल उस पर कड़ी नजर रखने की कोशिश कर रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या खरीदने की योजना बना रहा है। उसे यह आभास था कि राफेल का इस नीलामी में यहाँ आने का इरादा केवल उसका पता लगाने से कहीं अधिक था। इस देवदूत की उपस्थिति में आंखों से दिखने वाली चीजों से कहीं अधिक था। अध्याय 1126 क्रेन ऑफ एग्राम और गॉड ऑफ मर्डर। घंटी बजने पर रूरिक ने सीटों की ओर इशारा किया। चलो अपनी सीटें ले लो मेरे दोस्त। केंद्र मंच पर पर्दे धीरे धीरे उठे, एक असाधारण सुंदर अर्धएल्फ लड़की को प्रकट किया, जिसके चांदी के बाल उसकी पीठ पर सुंदर ढंग से झर रहे थे। उसकी गोरी त्वचा नर्म परिवेश प्रकाश के नीचे चमक रही थी और उसकी आंखें, एक आकर्षक नीले रंग की छाया, एक आकर्षक आकर्षण के साथ चमक रही थीं। उसका पतला सुडौल शरीर एक फॉर्म फिटिंग, खुलासा करने वाली पोशाक द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से उभारा गया था, जिसने भीड़ को विस्मय में डाल दिया। ओह माय, उसकी सुंदरता को देखो, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। अविश्वसनीय, एक और व्यक्ति ने कहा। रूरिक माइकल और राफेल की ओर झुका, उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। मुझे आपको नीलामी व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ से परिचित कराने की अनुमति दें। ये मेरे दोस्तों, मीनल डाहल है। मीनल डाहल ने शालीनता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं एक और दिव्य टावर्स नीलामी की मेजबान बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूं और मैं भीड़ को बहुत पसंद करती हूं। भीड़ ने जयकारे लगाए और प्रशंसा की सांस ली। मीनल, 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 वे उत्साह से चिल्ला रहे थे, न केवल उसकी सुंदरता से बल्कि उसकी करिश्माई उपस्थिति से भी मोहित थे।
यहाँ तक कि रुरिक, जो आमतौर पर बड़ी भीड़ और नीलामी से घृणा करता था, वह भी खुद को अर्धएल्फ की सुंदरता से मोहित पाया। माइकल उस मामले के लिए उसे या किसी और को दोष नहीं दे सकता था। मीनल वास्तव में सबसे सुंदर लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था। यहाँ तक कि गया और लैला जैसे लोग, जो अपनी दिव्य सुंदरता के लिए जाने जाते थे, मीनल के मोहक आकर्षण के सामने टिक नहीं पाए। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो तुरंत एक दिव्य आकर्षण को दर्शाता था। देवी सेलेस्टिया के नाम से मैं इस साल की नीलामी शुरू करूंगी। मीनल की आवाज़ एक कोमल नदी की तरह बह रही थी, जो उपस्थित लोगों के कानों को सुकून दे रही थी। देवी सेलेस्टिया की उपासक, होह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर है, राफेल ने टिप्पणी की। उसके स्वर से देवी के साथ परिचित होने का संकेत मिला। हालांकि माइकल चुप रहा, कोई भी सवाल पूछने से परहेज किया। जैसे ही मीनल ने नीलामी शुरू की, उसके पीछे एक घूमता हुआ नीला पोर्टल प्रकट हुआ। इस पोर्टल से एक विशाल नीले स्केल वाला ड्रैगन निकला, जिसका विशाल रूप मीनल के ऊपर था। उसके शरीर के चारों ओर बिजली चमक रही थी, जो एक विस्मयकारी लेकिन खतरनाक तमाशा बना रही थी। अच्छी चीजें हमेशा पहले आती हैं। ठीक उसी तरह आज हम जिस पहली वस्तु की नीलामी करने जा रहे हैं, वह है माइटी थंडर किंग। वह एलिमेंटल अट्यूनमेंट चरण में है और उसने अपने तत्व के रूप में बिजली को चुना है। आप इन बिजली की चमक को देखकर बता सकते हैं, मीनल ने घोषणा की। ड्रैगन की प्रभावशाली उपस्थिति में उसकी आवाज़ स्थिर थी। ड्रैगन ने एक राजसी आभा बिखेरी, ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्शकों को शाही तिरस्कार के साथ देख रहा हो। लेकिन शुरुआती बोली शुरू करने से पहले मुझे नियमों के बारे में बता दें। आप केवल सोने के सिक्कों का उपयोग करके बोली लगा सकते हैं। आकाशीय क्रिस्टल स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यदि आप बोली जीतते हैं तो आपका आइटम आपके टोकन नंबर के साथ पहली मंजिल पर संग्रहित किया जाएगा। फिर आप कीमत का भुगतान कर सकते हैं और अपना आइटम वापस पा सकते हैं। कृपया ऐसी बोली लगाने से बचें जिसे आप वहन नहीं कर सकते। उल्लंघन या कीमत का भुगतान न करने पर कई दशकों तक जेल में रहना पड़ेगा। मीनल का स्वर सख्त और गंभीर हो गया। उसके शब्दों ने हर दर्शक का ध्यान खींचा। देवी सेलेस्टिया की एक भक्त के रूप में मीनल के लिए अपने आसपास के लोगों को आकर्षित करना और मोहित करना दूसरी प्रकृति थी। और यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस तरह के राजसी और शक्तिशाली प्राणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो चिंता न करें। शक्तिशाली थंडर किंग को आयरनहैंड्स बीस्ट टैमर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि वे बीस्ट टैमिंग व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए थंडर किंग की आज्ञाकारिता के बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको और आश्वस्त करने के लिए आयरनहैंड्स बीस्ट टैमर्स में से एक आपको निःशुल्क आपके और ड्रैगन के साथ रहने और आपके और ड्रैगन के बीच एक बंधन शुरू करने में मदद करने के लिए प्रदान किया जाएगा, मीनल ने समझाया। उसके शब्दों ने दर्शकों के बीच चर्चा की फुसफुसाहट पैदा कर दी। अब बिना किसी और बात के चलिए शुरू करते हैं। थंडर किंग के लिए शुरुआती बोली 5 लाख सोने के सिक्के हैं, मीनल ने घोषणा की। उसकी दिव्य आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। शुरुआती बोली की राशि सुनकर नीलामी हॉल के सामान्य क्षेत्र में आम लोग चौंक गए। 5 लाख! हे भगवान, ड्रैगन के मालिक होने का मेरा सपना खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद करो, तुम कभी ड्रैगन नहीं खरीद सकते। आप अंदर जाने के लिए टिकट का खर्चा भी मुश्किल से उठा सकते हैं। आम लोगों ने अपनी हैरानी जाहिर की और ऊंची शुरुआती बोली पर अपना अविश्वास प्रकट किया। 6 लाख! रुरिक ने अचानक दहाड़ते हुए माइकल को चौंका दिया। माइकल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि रुरिक ने बौनों की तरह शरारती मुस्कान दिखाए। 7 लाख! एक अलग वीआईपी मंडप से एक और आवाज़ रुरिक के खिलाफ बोली लगाने की जंग में उतरी। 800! रुरिक ने जवाब दिया, दिल खोलकर हंसते हुए। क्या तुम जानबूझकर बोली बढ़ा रहे हो? माइकल ने रुरिक से पूछा। बेशक मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या एक बौना नीलामी में कुछ मज़ा नहीं कर सकता? रुरिक ने मुस्कराते हुए कहा, बढ़ती बोली युद्ध का पूरा आनंद लेते हुए। यहाँ तक कि अर्लेन भी थंडर किंग को जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया था। जैसे जैसे ड्रैगन के लिए बोली युद्ध जारी रहा, किसी ने पलक झपकते ही बोली को 1 बिलियन सोने के सिक्कों से बढ़ाकर 1.3 बिलियन सिक्कों तक बढ़ा दिया। अचानक और भारी बोली वृद्धि से भीड़ अचंभित रह गई और कई अन्य रईसों ने एक ड्रैगन के लिए कीमत को बहुत अधिक मानते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। शक्तिशाली थंडर किंग को प्रेडोनिया के प्रतिनिधियों को बेच दिया गया है। मीनल ने कान से कान तक मुस्कुराहट के साथ घोषणा की। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह जानती थी कि वह जो भी वस्तु बेचेगी, उसके लिए उसे अंतिम बोली के आधार पर एक उदार हिस्सा मिलेगा, इसलिए उसकी खुशी काफ़ी हद तक समझ में आती थी। प्रेडोनिया के प्रतिनिधि निश्चित रूप से जानते हैं कि अपने जानवरों को कैसे चुनना है। मैं किससे मजाक कर रहा हूँ? हम सभी जानते हैं कि जब जानवरों की बात आती है तो कोई भी प्रेडोनिया के लोगों की तरह श्रेष्ठ नहीं होता है। आपने उस कीमत पर हमसे ड्रैगन ही चुरा लिया। बधाई हो, मीनल ने कहा। उसकी खूबसूरत मुस्कान और मधुर व्यवहार ने उन रईसों के दिलों को पिघला दिया जिन्होंने अभी अभी ड्रैगन खरीदा था।
सिर्फ थंडर किंग के खरीदार ही उसके आकर्षण से प्रभावित नहीं थे, वीआईपी मंडपों में मौजूद दूसरे युवा रईस अब अगली वस्तुओं पर बोली जीतने और उसे प्रभावित करने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ थे। प्रेडोनिया के प्रतिनिधियों द्वारा थंडर किंग को जीतने के बाद एक बार फिर एक पोर्टल दिखाई दिया और ड्रैगन आज्ञाकारी ढंग से उसमें से निकलकर गायब हो गया। फिर एक छोटा नीला पोर्टल प्रकट हुआ और इस बार एक सुनहरा बेत उसमें से निकलकर मीनल के बगल में मंडराता हुआ आया। आखिर वह चीज क्या है? रुरिक ने पूछा। उसका माथा भ्रम में सिकुड़ गया। भीड़ में कई लोग रुरिक की तरह हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह अनोखी वस्तु क्या हो सकती है। हालांकि माइकल बेत से निकलने वाली एक अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। जब उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया तो उसने बेत के चारों ओर के स्थान को विकृत होते हुए देखा, जो इसकी असाधारण क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था। ये देवियों और सज्जनों, एग्राम की क्रेन है, एक आदिम कलाकृति जो देवताओं के समूह में कई देवताओं से भी अधिक समय से मौजूद है। इस दुर्लभ कलाकृति में उपयोगकर्ता के डोमेन के भीतर कहीं भी पोर्टल बनाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि आप गोल्डस्पायर के गर्म शहर से सेजस्पायर में निल्फेनोर के ठंडे पहाड़ों तक यात्रा करना चाहते हैं। आमतौर पर आपको जंगलों और खतरनाक इलाकों को पार करते हुए महीनों बिताने होंगे। इतनी लंबी यात्रा के दौरान सबसे आरामदायक गाड़ियां भी बोझिल लग सकती हैं। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है, मीनल ने एक मीठी हंसी के साथ कहा। उसका आकर्षण दर्शकों को मोहित कर रहा था। लेकिन एग्राम की क्रेन के साथ आपको बस एक पोर्टल खोलना होगा और उसमें कदम रखना होगा। पलक झपकते ही आप खुद को निल्फेनोरे में पाएंगे। हालांकि कृपया याद रखें कि आप एक देवता के डोमेन से दूसरे में यात्रा नहीं कर सकते हैं और सुरक्षित क्षेत्रों में पोर्टल खोलना नियमों के विरुद्ध है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप रेडियन के फंड वॉल्ट या खजाने में पोर्टल न खोलें, मीनल ने फिर से हंसते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि इस तरह की हरकतें नियमों के विरुद्ध थीं, फिर भी कुछ लोग उन्हें आजमाने के लिए ललचा सकते हैं। ये क्रेन वास्तव में चोरों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था और इसे हासिल करने के विचार ने एक पल के लिए माइकल को भी लुभाया। सौभाग्य से उसके पास उसका पोर्टेबल पोर्टल और सिस्टम था। लेकिन रुकिए, एग्राम की क्रेन में और भी बहुत कुछ है, मीनल ने अपनी मोहक आवाज में कहा। आप इसका उपयोग माल परिवहन, छिपे हुए खजानों की तलाश करने और अपने डोमेन के अज्ञात कोनों का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। बस संभावनाओं की कल्पना करें। मीनल ने एक पल के लिए रुककर कमरे में उत्सुकता को बढ़ने दिया और फिर उसने धमाकेदार खबर दी। हम इस उल्लेखनीय कलाकृति की बोली 1 अरब सोने के सिक्कों से शुरू करेंगे। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, नीलामी हॉल में मौजूद आम लोगों में एक सामूहिक आह भर गई। 1 अरब! क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह अधिकांश रईसों की पूरी संपत्ति से भी अधिक है। वे सभी पागल हैं। कौन अपने सही दिमाग में एक बेत पर इतना खर्च करेगा? हालांकि वीआईपी मंडपों में माहौल बिल्कुल अलग था। रईसों में उन्माद भर गया, एक दूसरे के खिलाफ तेज गति से बोली लगाए। 1.5 अरब, 2 अरब, 2.5 अरब। ऐसा लग रहा था कि हर बीतते सेकंड के साथ कीमत आसमान छू रही थी क्योंकि रईसों ने एग्राम की क्रेन के स्वामित्व के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। रुरिक, क्या तुम क्रेन के लिए बोली नहीं लगाओगे? बोली लगाने वाले उन्माद को देखते हुए माइकल ने पूछा। ओह बेटा, एग्राम की क्रेन एक शानदार खजाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं अपने पास मौजूद सोने के हर टुकड़े की बोली लगा दूं, तो भी 7 लोगों में मुझे इसे पाने का कोई मौका नहीं है। रुरिक ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। माइकल ने एक भौं उठाए, वास्तव में उत्सुकता से। और ऐसा क्यों? रुरिक करीब झुका और धीमे स्वर में बोला, क्योंकि ये मंडप सिर्फ कुलीन घरों के लिए नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड के कुछ सबसे छायादार, सबसे अमीर लोगों के लिए भी हैं। एग्राम की क्रेन, मेरे दोस्त, एक साधारण कुलीन व्यक्ति द्वारा नहीं जीती जा रही है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि शहर का हर प्रसिद्ध चोर और अपराधी यहां है, जो इसे पाने के लिए बेताब है। अगर कोई रईस इसे खरीदने में कामयाब भी हो जाता है, तो भी उसके पीछे एक निशाना होगा और वह अच्छा निशाना नहीं होगा। माइकल ने समझ में सिर हिलाया, उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खतरनाक खेल चल रहा था। नीलामी सिर्फ धन के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा थी, यह एक उच्च दांव प्रतियोगिता थी जिसके परिणाम नीलामी हॉल से परे तक फैले हुए थे। राफेल ने शांति से कहा, हत्या के देवता ज़ाइलोथ के उपासकों को मत भूलना। माइकल ने रुरिक के हाव भाव में तुरंत बदलाव देखा। बौने का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथों में लकड़ी का प्याला कांप उठा। रुरिक ने हकलाते हुए कहा, उसका नाम भी मत बोलो। ज़ाइलोथ, हत्या के देवता से उसका डर साफ तौर पर जाहिर था। माइकल को पता नहीं था कि ज़ाइलोथ डेड ट्रिनिटी से संबंधित था, देवताओं की एक तिकड़ी जिससे देवताओं के दायरे में नश्वर लोग डरते हैं। इस भयानक तिकड़ी में से एक अन्य देवता कोई और नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता थे। माइकल पहले ही एक देवदूत से मिल चुका था मृत्यु, और जल्द ही वह हत्या के एक दूत के साथ आमने सामने आ जाएगा। गॉड ऑफ मर्डर के साथ यह आग जो अगले आग के बाद शुरू होगा, गॉड किलिंग आग, सबसे तनावपूर्ण, रोमांचकारी और खून से भरा आग होगा जिसे आपने पढ़ा होगा। अध्याय 1127 पुस्तक के लिए बोली युद्ध।
जैसे जैसे मीनल नीलामी जारी रखती गई, उसने कई अन्य वस्तुएं प्रस्तुत की, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी अपील और उद्देश्य था। सबसे पहले एक संवेदनशील तलवार थी, एक सुंदर ढंग से तैयार की गई ब्लेड जिसमें एक अलंकृत मूठ और रत्न जड़ित म्यान था। मीनल ने इसे श्रद्धा के साथ उठाया, उसकी आवाज में मधुर आकर्षण था। देवियों और सज्जनों, ये तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, उसने कहा। यह एक संवेदनशील ब्लेड है जिसकी अपनी आत्मा है। कल्पना कीजिए कि आपकी लड़ाई में एक वफादार साथी हो, एक तलवार जो आपकी हर हरकत का अनुमान लगा सकती है। अभी बोली लगाएं और आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। बोलियां आने लगी और तलवार अंततः एक रईस के पास चली गई जिसने इसे पारिवारिक विरासत के रूप में देखा और 300 मिलियन सोने के सिक्कों का भुगतान किया। इसके बाद एक सुंदर ढंग से बनाया गया खजाने का नक्शा था, जिसमें एक सुदूर द्वीप का विवरण था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कल्पना से परे धन से भरा हुआ है। मीनल ने इसे धीरे धीरे खोला, जिसमें अज्ञात क्षेत्रों और छिपी हुई गुफाओं के जटिल चित्रण सामने आए। रोमांच की तलाश है, यह नक्शा आपको अनगिनत धन संपत्ति की ओर ले जा सकता है, मीनल ने उत्साह से कहा। और सिर्फ 1 मिलियन सोने के सिक्कों के लिए, ये जीवन भर के रोमांचकारी अन्वेषण के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है। इस नक्शे को खरीदने के लिए कई इच्छुक खरीदार आए, जिसमें से एक प्रसिद्ध खोजकर्ता ने अंततः बोली जीत ली, जो अपने द्वारा खोजी जाने वाली संपत्तियों के बारे में सपने देखते हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अंत में मीनल ने एक जादू का स्क्रॉल दिखाया जिसमें गर्मी और रोशनी बिखेरते हुए एक छोटा सूरज बनाने का वादा किया गया था। भीड़ ने इस अवधारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया, एक शाश्वत ग्रीष्मकालीन उद्यान के आराम की कल्पना की। बोली 2 मिलियन सोने के सिक्कों से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा सूरज हो, मीनल ने कहा। यह उन लंबी, अंधेरी सर्दियों के लिए या किसी भी अवसर के लिए एकदम सही है जब आपको अपने जीवन में चमक की एक झलक की आवश्यकता होती है, या अपने दुश्मनों को जलाकर राख कर देना हो। मंत्र स्क्रॉल के लिए बोली बहुत तेज थी, लेकिन अंत में आम इलाके में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने जीत हासिल की। उसने 5 मिलियन सोने के सिक्कों में मंत्र स्क्रॉल खरीदा। प्रत्येक आइटम के बिकने के साथ नीलामी होस्ट के रूप में मीनल की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसकी मधुर आवाज और चुंबकीय आकर्षण ने हर खरीद को एक शानदार अवसर की तरह महसूस कराया और भीड़ उसके करिश्मे से अभिभूत हो गई। आखिरकार जैसे ही हॉल में उत्सुकता बढ़ती गई, मीनल के पीछे एक नीला पोर्टल चमकता हुआ खुला। एक धीमी सी फुसफुसाहट भीड़ में फैल गई, जब एक काली, प्राचीन दिखने वाली किताब पोर्टल के माध्यम से सुंदर ढंग से तैरती हुई उसके नाजुक हाथों में आ गई। देवियों और सज्जनों, जो आप देख रहे हैं वह कोई साधारण किताब नहीं है, मीनल ने कहा, उसकी आंखें श्रद्धा से चमक रही थीं। ये पुस्तक देवी शेषत के दूत के हाथों से लिखी गई है। इसमें ताले के रूप में शक्तिशाली रून हैं, जो इसके रहस्यों को खोलने के लिए एक प्रतिभाशाली रून मास्टर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीड़ ने उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, उनकी जिज्ञासा रहस्यमय पुस्तक से बढ़ गई। संभावनाओं की कल्पना करें, मीनल ने कहा, उसकी आवाज में एक रेशमी प्रलोभन था। इस पुस्तक में ज्ञान है, अप्रयुक्त ज्ञान जो इतिहास की दिशा बदल सकता है। जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान ही धन है, और आप ज्ञान के खजाने की कीमत नहीं लगा सकते जो इसके भीतर छिपा है। मीनल ने शुरुआती बोली का खुलासा करते ही दर्शकों में सन्नाटा छा गया। इस प्राचीन पुस्तक की शुरुआती बोली 2 मिलियन सोने के सिक्के हैं। वीआईपी मंडपों से रईस उत्सुकता से आगे झुके, उनकी आंखें पुस्तक पर टिकी थीं, और एक भयंकर बोली युद्ध छिड़ गया। उंगलियां चप्पू उठाने के लिए तड़प उठी, और कीमत आसमान छूने के साथ संख्याएं हवा में उड़ गईं। 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन। रहस्यमयी किताब के लिए किस्मत दांव पर लगाए जाने के कारण माहौल में तनाव की लहर दौड़ गई। ये ज्ञान के आकर्षण और इस विश्वास का प्रमाण था कि उन प्राचीन पन्नों में जो कुछ भी छिपा है, उसमें अकल्पनीय शक्ति और अंतर्दृष्टि को उजागर करने की क्षमता है। मीनल ने बोली लगाने की जंग को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा, उसके आकर्षण ने रईसों के चारों ओर इच्छा का जाल बुन दिया। ये किताब, एक दिव्य देवदूत की रचना, उनके दिल और दिमाग पर छा गई थी, और वे इसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। कुछ गड़बड़ लग रही है, रुरिक ने अपनी दाढ़ी को सहलाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जब रुरिक ने अपनी चिंता व्यक्त की तो उसने अपनी नज़र माइकल की ओर घुमाई। बौने को आश्चर्य हुआ, माइकल ने उसे किताब के लिए बोली लगाने के लिए एक विवेकपूर्ण, सांसारिक संकेत दिया। पहले तो रुरिक ने भौहें सिकुड़ी, माइकल के संकेतों को समझने की कोशिश की। हमेशा मददगार रहने वाली वेदोरा ने संकेत को स्पष्ट करने के लिए उनके 3 सिरों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले सरबा ने राफेल की ओर कुछ देर तक देखा, और फिर अयाग ने अपना सिर रुरिक की ओर घुमाया, जिससे उसे स्पष्ट संकेत मिल गया कि वह राफेल को बताए बिना पुस्तक के लिए बोली लगाए। ठीक है, रुरिक ने किताब के लिए बोली लगाते समय अपने शब्द खींचे। 4.5 मिलियन, रुरिक ने बोली बढ़ाई, हालांकि उसे किताब और उसमें मौजूद ज्ञान के बारे में संदेह था। दूसरी ओर राफेल ने माइकल की ओर अपनी नज़र घुमाई, उसके चेहरे पर बेपरवाह भाव को देखा।
उसे लगा कि बोना सच में किताब चाहता है, इसलिए उसने चुप रहना चुना। अगर राफेल को पता होता कि माइकल अलग कारणों से किताब चाहता है, तो शायद उसने माइकल के लिए चीज़ों को और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए बोली लगाना शुरू कर दिया होता। जैसे जैसे बोली जारी रही, आम लोगों में संदेह की फुसफुसाहट फैल गई। उन्होंने सावधानी से नज़रें मिलाईं और किताब और उसके कथित मूल्य के बारे में अपनी शंकाएं व्यक्त करने लगे। एक किताब के बारे में इतना हंगामा क्यों है जो इतनी मूल्यवान नहीं लगती? एक आम आदमी ने जोर से सवाल किया। एक नज़दीकी रईस टिप्पणी से चौंक गया, रक्षात्मक ढंग से जवाब दिया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसके बारे में सोचो, कॉमनर ने आगे कहा। अगर उस किताब में वाकई ऐसा ज्ञान होता जो इतिहास बदल सकता, तो डिवाइन टावर्स उसे नीलाम नहीं करते। कुछ तो है जो ठीक से नहीं मिल रहा है। बातचीत आम लोगों और यहाँ तक कि कुछ रईसों के बीच भी फैल गई, जिन्होंने पाया कि वे किताब और उसमें कथित रूप से मौजूद ज्ञान के प्रति अपने उत्साह का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इस बीच माइकल ने भी अपनी शंकाएं साझा कीं। वह जानता था कि भगवान को मारने के बारे में जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। किताब में दिखने से ज्यादा कुछ होना चाहिए था, और माइकल को संदेह था कि यह जादू से प्रेरित हो सकती है, जो रहस्य की परतों के पीछे अपना असली उद्देश्य छिपा रही है। जैसे ही बोली लगाने की जंग चरम पर पहुंचती दिख रही थी, वीआईपी मंडपों में से एक कठोर और आधिकारिक आवाज गूंजी। हमें वह किताब चाहिए, आवाज ने घोषणा की, जिसमें तत्परता का एक अंतर्निहित भाव स्पष्ट था। आपकी बोली लगाना बंद कर देना आपके हित में होगा। रुरिक बयान की दुस्साहसता पर हंसे बिना नहीं रह सका। यह एक नीलामी है, उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिसके पास पर्याप्त सोने के सिक्के हैं, वह अपनी इच्छानुसार बोली लगा सकता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किसी और ने भी यही भावना साझा की। एक अलग वीआईपी मंडप से एक और आवाज गूंजी, जो आत्मविश्वास से भरी और अडिग थी। चलो सिक्कों का उपयोग करके बात करते हैं, क्या हम करेंगे? आवाज ने चुनौती दी, बोली को 15 मिलियन सोने के सिक्कों तक बढ़ा दिया। नीलामी हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, तनाव स्पष्ट था। रुरिक, माइकल और राफेल ने नजरें मिलाईं, यह महसूस करते हुए कि पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे बोली लगाने पर रोक लगाने की रहस्यमयी आवाज ने प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया, नीलामी हॉल में संदेह और तनाव बढ़ता गया। रईसों को अब और अधिक विश्वास हो गया था कि पुस्तक में मूल्यवान रहस्य हैं, वे इसे अपने लिए सुरक्षित करने के लिए दृढ़ थे। 14 मिलियन सिक्के, अर्लेन की आवाज ने बढ़ते तनाव को काट दिया। ये दर्शाता है कि सिल्वरब्रुक परिवार ने अपनी टोपी रिंग में फेंक दी थी। शिट, रुरिक ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि उसे माइकल से अपना वादा पूरा करने के लिए सिक्कों की एक बड़ी राशि का हिस्सा देना पड़ सकता है। हालांकि उसे पुस्तक के वास्तविक मूल्य के बारे में संदेह था, लेकिन वादा तो वादा ही था। जैसे ही रुरिक खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर रहा था, एक और गुट मैदान में उतर आया। वह किताब गोल्ड स्पायर के रून मास्टर्स की है। हम हार नहीं मानेंगे। रूनिक जादू में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले गोल्ड स्पायर के रून मास्टर्स ने किताब में अपनी रुचि की जोरदार घोषणा की। हर नई बोली के साथ दांव बढ़ता गया और नीलामी हॉल उत्साह से भर गया। जब उन्हें लगा कि स्थिति और अधिक गंभीर नहीं हो सकती, तो आम क्षेत्र से एक आवाज आई, जहां आम लोग और कम संपन्न लोग बैठे थे। 25 मिलियन। हॉल में जो झटका लगा वह स्पष्ट था। यहां तक कि रईस भी, जो भयंकर बोली लगा रहे थे, हैरान रह गए। यह अकल्पनीय था कि एक आम आदमी इतनी बड़ी रकम की पेशकश करेगा। दिलचस्प, राफेल ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। हालांकि माइकल को बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही थी। अगर ये देवदूत किताब पर दावा करने का फैसला करता है, तो निस्संदेह यह मामले को काफी जटिल बना देगा। देवियों और सज्जनों, हमने पहले कभी इस तरह की वस्तु के लिए इतना उत्साह नहीं देखा है। गोल्ड स्पायर के रन मास्टर्स, प्रतिष्ठित सिल्वरब्रुक परिवार, भीड़ में से आम आदमी और कई रईस, सभी इस प्राचीन पुस्तक में छिपे रहस्यों को जानने की होड़ में हैं। जटिल रून के पीछे छिपे अप्रयुक्त ज्ञान के आकर्षण का कौन विरोध कर सकता है? उसके शब्दों ने जादू की तरह काम किया और भी अधिक उन्मादी बोलियां लगाईं। कुलीन परिवार एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दृढ़ थे, जबकि भीड़ में से आम आदमी ने अधिक संकल्प दिखाया, अभिजात वर्ग के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था। 30 मिलियन। उत्साह और प्रतिस्पर्धा के बवंडर में फंसे रुरिक ने अपनी आवाज उठाई और बोली को और ऊपर धकेल दिया। नीलामी हॉल बोलियों के तेज आदान प्रदान से जीवंत था, जो हर सेकंड और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा था। जैसे जैसे कीमत आसमान छूती गई, ये स्पष्ट होता गया कि पुस्तक ने प्रतिष्ठा, ज्ञान और सबसे बढ़कर गर्व की एक भयंकर लड़ाई को प्रज्वलित किया है। मुझे वह पुस्तक किसी भी कीमत पर लेनी है, माइकल ने उस काली किताब को घूरते हुए कहा। उस पुस्तक में भगवान को मारने के तरीके के उत्तर थे, और भगवान को मारने से वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे घातक हत्यारा बन जाएगा। अध्याय 1128 एस्ट्रल टॉवर। पुस्तक के लिए अंतिम बोली अंततः 35 मिलियन स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच गई, जिसमें रुरिक बोली युद्ध में विजयी हुआ, जिसने अन्य सभी दावेदारों को हरा दिया। बधाई हो, मास्टर लोहार, अयाग ने बौने को चिढ़ाते हुए कहा।
अनछुए ज्ञान शेषात के देवदूत की पुस्तक लोहार गिल्ड को 35 मिलियन में बेची गई है, मीनल ने घोषणा की और भीड़ ने चौंक कर कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एकमात्र पुस्तक इतनी बड़ी राशि प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि माइकल भी आश्चर्यचकित था, ये देखते हुए कि देवताओं के क्षेत्र में धन पूरी तरह से अलग स्तर पर था। यहाँ के रईस आसानी से सैकड़ों मिलियन खर्च कर सकते थे, जिससे वे नश्वर क्षेत्र के रईसों की तुलना में बहुत अधिक धनी लगते थे। मीनल द्वारा पुस्तक बेचे जाने के बाद माइकल ने महसूस किया कि बहुत सी आंखें उसकी ओर मुड़ रही हैं। हालांकि उसने उनकी निगाहों को अनदेखा करना चुना और रुरिक के कंधे पर थपथपाया। तुम जैसे लोहार को उस पुस्तक से क्या सीखने की उम्मीद है? राफेल ने पूछा, उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। मुझे बस किताबें पसंद हैं, रुरिक ने सरलता से उत्तर दिया, बिना ये बताए कि जॉन ने उसे किताब खरीदने के लिए कहा था। किताब बिकने के बाद मीनल ने अपना ध्यान भीड़ की ओर लगाया क्योंकि उसके पीछे का द्वार एक बार फिर खुल गया। माइकल और वेदोरा को आश्चर्य हुआ कि द्वार से जो तैरता हुआ आया वह कोई और नहीं बल्कि 4 सिर वाला हाइड्रा था। यह एक शिशु हाइड्रा था जो लगभग एक पिल्ले के आकार का था। हाइड्रा ने भ्रम और सदमे से भीड़ को देखा क्योंकि प्रत्येक सिर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा था, चारों ओर देख रहा था। चूंकि हमने कुछ गहन बोली युद्ध किए हैं, इसलिए चलो कुछ मजेदार पर बोली लगाते हैं, मीनल ने प्रस्ताव दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस 4 सिर वाले हाइड्रा को रूनिया के विद्वानों द्वारा कृत्रिम रूप से पाला गया था। वेदोरा गुस्से से कांप उठा। एक स्वाभाविक रूप से जन्मे राजसी प्राणी के रूप में वेदोरा को गर्व था और ट्यूबों में उनके प्रकार के प्रजनन के विचार से अपमानित महसूस हुआ। जब उन्हें पता चला कि वे अपनी प्रजाति के आखिरी सदस्य हैं, तो वे अपने रिश्तेदारों को खोजने के लिए असहाय और हताश महसूस कर रहे थे। लेकिन देवताओं के दायरे में उन्हें पता चला कि उनकी प्रजाति को प्रयोगों और अप्राकृतिक तरीकों से प्रजनन कराया जा रहा था। उन्हें प्राकृतिक रूप से प्रजनन करने की अनुमति देने के बजाय प्रजनन के लिए विभिन्न मंत्र, रून और औषधि का उपयोग किया गया था। चूंकि इनब्रेड हाइड्रा बांझ थे, इसलिए उन्हें विशेष ट्यूबों के अंदर प्रजनन कराना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन सब कुछ के बावजूद वेदोरा को इस तरह से अपनी प्रजाति के प्रजनन के विचार से नफरत थी। प्रत्येक हाइड्रा की छोटी गर्दन के चारों ओर छोटे कॉलर देखकर वेदोरा गुस्से से कांप उठी। जो बच्चा प्यारे हाइड्रा से प्यार नहीं करता, वह बच्चा ही नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं 6 साल की थी, तब मेरे पिता ने मुझे मेरा पहला पालतू जानवर दिया था, एक दूधिया सफ़ेद 3 सिर वाला हाइड्रा। हम सब कुछ साथ साथ करते थे और हर जगह साथ साथ जाते थे। मुझे एक भी पल याद नहीं है जब मैं अपने हाइड्रा से दूर रही हो। लेकिन 20 साल पहले हाइड्रा का जीवनकाल केवल 3 साल का था। अब विद्वानों और कीमियागरों की बदौलत ये जन्मजात हाइड्रा 12 साल तक जीवित रह सकते हैं। मीनल ने दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अपनी जीवन कहानी का एक अंश साझा करते हुए भीड़ को सूचित किया। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं, ये हाइड्रा आकाशीय ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने कीमती आकाशीय क्रिस्टल खर्च करने या उनके आप से तेजी से विकसित होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा, मैं बस मजाक कर रही हूँ, मीनल ने भीड़ को चिढ़ाते हुए कहा और हर जगह हंसी गूंज उठी। अब इस प्यारे छोटे हाइड्रा को क्या खास बनाता है? मीनल ने भीड़ से पूछा, जब वह धीरे धीरे अपना हाथ हाइड्रा की ओर बढ़ा रही थी। हाइड्रा ने डर के मारे फुफकार मारी और कांपने लगा। जाहिर तौर पर वह उससे डर गया था। फिर भी वह मुस्कुराए और हाइड्रा की गर्दन को पकड़ लिया, जहां सभी सिर जुड़े हुए थे। हालांकि वह धीरे से मुस्कुरा रही थी, माइकल हाइड्रा की गर्दन के चारों ओर उसकी मजबूत पकड़ देख सकता था। उसने बिना किसी कोमलता के हाइड्रा को पकड़ रखा था। यह विशेष रूप से प्यारा जानवर एक उग्र प्राणी है, और यह समझ में आता है क्योंकि रूनिया के विद्वानों ने हमें बताया है कि इस हाइड्रा को पौराणिक वेदोरा के मांस के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करके पाला गया था। मीनल के शब्द बोलते ही भीड़ चौंक गई। हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि अंधेरे के देवता और उनके पालतू वेदोरा के बीच की लड़ाई सिर्फ एक मिथक है जिसे 5000 साल पहले हमें डराने के लिए देवताओं ने बनाया था। लेकिन हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ये दुनिया आश्चर्यों से भरी है। पौराणिक हाइड्रा वेदोरा से पैदा हुआ, ये हाइड्रा एक विशेष दुर्लभ नस्ल है। आप इस बच्चे को अपनी बाहों में लेकर किसी भी उत्सव की स्टार बन सकती हैं। महिलाओं, अब समय आ गया है कि आप अपनी स्पेस रिंग खोलें और इस प्यारे से बच्चे को पाने के लिए बोली लगाएं। माइकल ने वेदोरा की आंखों में क्रोध देखा। उनके तीनों सिर क्रोध से भरे हुए थे। माइकल ने हाइड्रा को 3 सिर वाले सांप के रूप में छिपाने के लिए एक हिस्से का इस्तेमाल किया, जिससे उनका रूप बदल गया, लेकिन उनकी आंखें नहीं बदलीं, जो अभी भी क्रोध से चमक रही थीं। मीनल ने अपना हाथ उठाया और उसकी आवाज़ भीड़ में गूंज उठी। देवियों और सज्जनों, आइए हम इस महान प्राणी की बोली लगाना शुरू करें, जो शक्तिशाली वेदोरा के मांस से पैदा हुआ है। हम बोली 3 लाख सोने के सिक्कों से शुरू करेंगे। इस घोषणा ने दर्शकों में तुरंत प्रतिक्रिया जगा दी। अपनी आलीशान सीटों पर बैठे रईसों और पास बैठे कुछ आम लोगों ने लालची आंखों से छोटे हाइड्रा को देखा। बोली युद्ध शुरू हो गया था। सामने की पंक्ति में एक रईस, जो अपने बढ़िया वस्त्रों में चमक रहा था, ने आत्मविश्वास से अपना हाथ उठाया।
3,50,000 सोने के सिक्के, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ में अधिकार था। पास में ही एक रईस परिवार की महिला, जो गहनों से सजी और रेशम में लिपटी हुई थी, ने संकोच नहीं किया। 4 लाख सोने के सिक्के, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें आराध्य लेकिन भयंकर दिखने वाले हाइड्रा से कभी नहीं हटीं। बोली युद्ध बढ़ता गया क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी ने दूसरों से आगे निकलने की कोशिश की। 500,000 सोने के सिक्के। आम बैठने की जगह से एक अमीर व्यापारी चिल्लाया। 600,000, एक और रईस ने कहा। आम लोगों को पीछे नहीं रहना था। एक शिल्पकार जिसने लगन से बचत की थी और ऐसे प्राणी के मालिक होने का सपना देखा था, उसने अपनी आवाज़ उठाई। 700,000 सोने के सिक्के। बोली जारी रहने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। 1 मिलियन सोने के सिक्के। एक रईस महिला ने अपने बारे में राजसी अंदाज में घोषणा की। इस अनोखे हाइड्रा के लिए प्रतिस्पर्धा धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिखा। रईस और आम लोग दोनों ही वेदोरा के मांस से पैदा हुए दुर्लभ प्राणी को पाने के लिए दृढ़ थे। प्रत्येक बोली का दर्शकों के बीच हौंफने, विस्मय और शांत चर्चाओं के साथ जवाब दिया गया। जैसे जैसे भयंकर बोली युद्ध चरम पर पहुंचा, वीआईपी मंडप में बैठे एक रईस ने निर्णायक कदम उठाया। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और घोषणा की। 8 मिलियन सोने के सिक्के। घोषणा की आवाज़ भीड़ में गूंज उठी और सभी की नज़रें वीआईपी सेक्शन में बैठे रईस पर टिक गईं। मीनल ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। 8 मिलियन सोने के सिक्के एक बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी उल्टी गिनती पूरी कर पाती, भीड़ चुप हो गई। ये स्पष्ट था कि वीआईपी मंडप के रईस ने बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया था। मीनल की आवाज़ अंतिम रूप से गूंज उठी। बेचा गया। शक्तिशाली प्राणी 8 मिलियन सोने के सिक्कों में एलिस्टेयर परिवार को बेचा गया। वीआईपी मंडप में बैठे रुरिक अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके और एक हंसी निकाली। ठीक है, ये समझ में आता है, उन्होंने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। वीआईपी मंडप में रुरिक के बगल में बैठे माइकल ने करीब से झुककर पूछा, क्या समझ में आता है? रुरिक ने हंसते हुए जवाब दिया, एलिस्टेयर परिवार, वे सभी प्रकार के दुर्लभ जीवों में दखल देते हैं। सर्प और हाइड्रा उनके पसंदीदा हैं। उस परिवार के बारे में मज़ेदार तथ्य, जॉन राफेल ने एक मनोरंजक लहजे में कहा, वे महान सर्प की पूजा करते हैं, जो देवी गया का कट्टर दुश्मन है। वह जानता था कि गया माइकल की पत्नी थी, और ये तथ्य कि एलिस्टेयर परिवार उसके कट्टर दुश्मन, महान सर्प की पूजा करता है, इसका मतलब था कि वे अनिवार्य रूप से देवी गया के पति माइकल के दुश्मन थे। अब हमारे अगले आइटम के लिए नीलामी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताने के लिए बाध्य हूं कि एस्ट्रल टावर की चाबियां नीलामी के बाद दिव्य टावरों में खरीदी जा सकती हैं। जो लोग एस्ट्रल टावरों से अपरिचित हैं, उनके लिए वे प्राचीन टावर हैं जो दायरे के भीतर पाए जाते हैं, जो पूरे दायरे में बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं। हर 5 साल में एक दायरे का आंसू प्रकट होता है, और कई साधक, जिनमें कुछ देवदूत भी शामिल हैं, इसके खजाने को सुरक्षित करने के लिए टावर में प्रवेश करते हैं। मीनल ने एक पल के लिए रुकते हुए कहा। माइकल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। इस टावर तक पहुंच केवल एस्ट्रल टावर की चाबियों से ही संभव है। यदि आप एस्ट्रल टावर के भीतर अमूल्य खजाने पर अपना हाथ रखना चाहते हैं, तो आपको इनमें से एक चाबी की आवश्यकता होगी। हम आपको इन चाबियों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करके प्रसन्न हैं, जो नीलामी के बाद खरीदने के लिए उपलब्ध होंगी, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, मीनल ने घोषणा की। एस्ट्रल टावर का नाम सुनते ही भीड़ में उत्साह की फुसफुसाहट फैल गई। अब जब हमने इस पर चर्चा कर ली है, तो एक छोटे ब्रेक का समय है। नीलामी 1 घंटे में फिर से शुरू होगी। जिन लोगों ने बोली जीती है, वे नीचे लॉबी में अपना सामान ले सकते हैं। 1 घंटे में आप अद्भुत लोगों से मिलते हैं, मीनल ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिससे उसके सामने एक पोर्टल बन गया। फिर वह पोर्टल में चली गई और गायब हो गई। मीनल के जाने और ब्रेक की घोषणा के बाद माइकल वीआईपी मंडप में आरामदेह सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने रुरिक की ओर रुख किया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, चलो वह किताब लेते हैं। रुरिक ने सिर हिलाया और वे दोनों वीआईपी मंडप से बाहर गलियारे में चले गए, जहां वे नीलामी में जीती गई किताब लेने जा रहे थे। वेदोरा, जो पहले से दबे हुए गुस्से से अभी भी उबल रहा था, माइकल के कंधे पर चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही वे गलियारे में दाखिल हुए, उन्हें तुरंत कई रईसों ने घेर लिया, जिनमें से प्रत्येक के साथ उनके रक्षक भी थे। रईसों के चेहरे पर जिज्ञासा से लेकर छिपी हुई शत्रुता तक के भाव थे। ये स्पष्ट था कि माइकल और वेदोरा की अप्रत्याशित उपस्थिति, विशेष रूप से किताब के लिए उनकी सफल बोली, ने उनकी दिलचस्पी जगाई थी। रईसों में से एक लंबा आदमी, जिसका अंदाज शाही था, आगे बढ़ा और माइकल को विनम्र लेकिन सतर्क लहजे में संबोधित किया। माफ कीजिए, सर, हम आपकी सेशात के एंजल की पुस्तक में रुचि को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। यह एक दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु है, और हम सोच रहे थे कि क्या आप इसे बेचने पर विचार कर सकते हैं। नहीं, माइकल ने बस इतना कहा, ये समझते हुए कि ये रईस जवाब में नहीं लेंगे। अध्याय 1129 रिन, द प्रिंसेस ऑफ मर्डर। माइकल के सामने खड़ा रईस माइकल द्वारा उसे किताब बेचने से साफ इनकार करने पर अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका।
मैं तुम्हें बोली में किताब के लिए जो भुगतान किया था उसका 2 गुना भुगतान कर सकता हूँ, उस आदमी ने माइकल को इसे बेचने के लिए मनाने का प्रयास करते हुए कहा। रूरिक ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसने पहले कभी लाल बालों वाले आदमी या उसके पीछे खड़े किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। जल्द ही कुछ ओर्क्स वहां पहुंच गए। यहाँ रून मास्टर्स आ रहे हैं, रूरिक ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कितने रईस और यहाँ तक कि रून मास्टर्स भी किताब के लिए बातचीत करने के लिए उत्सुक होकर उनके पास आ रहे थे। रूरिक ने किताब के बारे में अपने विचारों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। रूरिक, तुम्हारा गिल्ड मास्टर कहाँ है? तुमने किताब खरीदी है न? चलो गिल्ड मास्टर से बात करते हैं। ये किताब रून मास्टर्स गिल्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पन्नाहरे रंग के वस्त्र पहने एक लंबा भारी भरकम ओर्क ने कहा। उसने माइकल को भी नहीं देखा, क्योंकि वह रूरिक से बात कर रहा था। युवक, तुम हमें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, बस हमें किताब दे दो और हम सब यहाँ से शांतिपूर्वक निकल सकते हैं, लाल बालों वाले आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और धमकी भरी हो गई। राफेल कोने में खड़ा होकर सामने आ रहे दृश्य को देख रहा था और सोच रहा था कि जॉन, अंधेरे का देवता, किताब पाने के लिए इतना क्यों था। तुम क्या करने जा रहे हो? माइकल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, हम देवी शेषत के क्षेत्र में हैं, याद है? माइकल ने कहा, ये निश्चित रूप से जानते हुए कि रईस अपनी तलवारें खींचने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि गॉडस्पायर के भीतर लड़ाई के खिलाफ एक सख्त नियम था। तुम यहाँ गॉडस्पायर में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, युवक, लाल बालों वाले आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। मैं रह सकता हूँ, मुझे देखो। भीड़ से दूर जाने से पहले माइकल ने शांति से जवाब दिया। मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगा, माइकल का पीछा करने से पहले रूरिक ने ऑक से कहा। एक बार जब वे भीड़ से दूर हो गए तो रूरिक माइकल के साथ जुड़ गया और उससे सवाल किया, बेटा, उस किताब में क्या है? हर कोई हमें उसे देने के लिए क्यों परेशान कर रहा है? रूरिक ने पूछा। लेकिन माइकल के जवाब देने से पहले भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी भूरी थी उनके पास आया। उसने सोने की किनारी के साथ लाल रंग का लबादा पहना हुआ था। माइकल ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया जो आम लोगों के इलाके से किताब के लिए बोली लगा रहा था। किताब बिक्री के लिए नहीं है, बूढ़े आदमी, माइकल ने कहा जब बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिला दिया। मैं वह किताब नहीं मांगने जा रहा हूँ। इसे खरीदकर आपने बस खुद को निशाना बनाया है। मैं तुम्हारी लाश से वह किताब ले लूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसे नहीं पता था कि वह एक भगवान को संबोधित कर रहा था। माइकल को बूढ़े आदमी के बारे में कुछ गड़बड़ लगी। क्या तुम हमें धमका रहे हो, तुम बूढ़े मूर्ख? रूरिक ने गुर्राते हुए कहा। एक अजनबी द्वारा उसके साथी लोहार को धमकाए जाने पर गुस्सा बढ़ रहा था। नहीं, मैं तुम्हें बताने के लिए बस इतना ही सभ्य हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोमल मुस्कान दयालु नहीं बल्कि एक हत्यारे की मुस्कान थी, और माइकल ये जानता था। सबको क्या हो रहा है? क्या अचानक सभी भूल गए हैं कि देवी शेषत ने लड़ाई पर रोक लगा दी है? रूरिक ने बड़बड़ाया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को ठंडी हंसी आती हुई दिखाई दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमों से नहीं डरते, भले ही वे देवताओं द्वारा ही क्यों न बनाए गए हों, बूढ़े व्यक्ति ने जाने से पहले कहा। वह कौन है? अयाग ने माइकल से पूछा, जो उसके कंधे पर बैठा था। लेकिन माइकल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने लॉबी की ओर अपनी गति बढ़ा दी। जैसे ही माइकल और रूरिक लॉबी में दाखिल हुए, उन्होंने खुद को एक अच्छी तरह से रोशनी वाली और भव्य जगह में पाया। लॉबी में जगमगाते झूमर, संगमरमर के फर्श और सोने के पानी से सजे स्तंभ थे जो दिव्य नीलामी घर की संपत्ति और भव्यता को दर्शाते थे। विभिन्न काउंटरों पर भव्य वेशभूषा वाले रईस खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक नीलामी घर के परिचारकों के साथ बातचीत कर रहा था। ये रईस नीलामी में जीती गई वस्तुओं का भुगतान करने और उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया में थे। एक खाली काउंटर है, चलो चलो इसे खत्म करते हैं, रूरिक ने कहा, एक खाली काउंटर की ओर इशारा करते हुए और माइकल को उस ओर ले जाते हुए। वहां औपचारिक पोशाक में एक युवक ने विनम्र मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। शुभ दिन मेरे प्रभु, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? युवा परिचारक ने पूछा। उसका स्वर विनम्र और स्वागत करने वाला था। हम यहाँ वह आइटम लेने आए हैं जो हमने जीता है। यहाँ मेरा वीआईपी टोकन और सिक्के हैं। रूरिक ने अपना सुनहरा कार्ड और एक चांदी की स्पेस रिंग सौंपी। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा मेरे प्रभु, युवक ने विभिन्न रूनों से सजे एक बड़े धातु के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले कहा। जब वे युवक की किताब लेकर लौटने का इंतजार कर रहे थे, माइकल ने अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि राफेल उन्हें दूर से देख रहा था। वह हमें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा है, सबा ने माइकल के कान में फुसफुसाया। इस चीज को पिंजरे में डाल दो, माइकल ने एक ठंडी भावहीन आवाज सुनी। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कुलीन लोगों के एक समूह को देखा। सभी ने गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके कपड़ों पर सांपों की आकृतियां बनी हुई थीं।
समूह के सामने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का था, उसकी दाढ़ी घनी थी और बाल लंबे काले थे। कुत्ते का बेटा, आया गुस्से में गुर्राई, ये देखकर कि वह आदमी 4 सिर वाले हाइड्रा को पकड़कर दूसरे आदमी को फेंक रहा था। माइकल चुप रहा, उसे लगा कि वह जल्द ही एलिस्टेयर परिवार से मिलने वाला है, लेकिन इस समय नहीं। उसने अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे वे इंतजार करते रहे, युवक आखिरकार उनके पास लौटा। उसके हाथ में एक मोटी, पुरानी किताब थी जिसका कवर काला था। पृष्ठ पीले और पुराने लग रहे थे, जबकि कवर बिना किसी डिजाइन या नक्काशी के सादा काला दिखाई दे रहा था। ये लो, मेरे स्वामी, माइकल ने कहा। किताब लेते ही उसका हाथ कांप उठा। वह उसे खोलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके पन्ने टूट जाएंगे। किताब अविश्वसनीय रूप से पुरानी लग रही थी। मैंने किताब के लिए 30 मिलियन का भुगतान किया है, तो क्या इसे स्टोर करने के लिए स्पेस रिंग की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है? रुरिक ने आंखें घुमाते हुए बड़बड़ाया। हालांकि युवक ने विनम्रता से मुस्कुराया। ये किताब स्पेस रिंग के अंदर नहीं रखी जा सकती, मेरे प्रभु। इसमें कुछ रून हैं जो इसे स्पेस रिंग के अंदर स्टोर होने से रोकते हैं, उसने उन्हें सूचित किया। यह अजीब है, रुरिक ने टिप्पणी की। लेकिन माइकल ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने किताब पकड़ी और वीआईपी मंडप में लौटने का फैसला किया। वह किताब को अपने सिस्टम स्टोरेज में रख सकता था, लेकिन अगर किताब उसके हाथों से तुरंत गायब हो जाती तो ये ध्यान आकर्षित करता। इसलिए माइकल ने किताब ली और वीआईपी मंडप में वापस चला गया। किताब में क्या है, जॉन? राफेल ने पूछा, जो सीढ़ियों पर माइकल का इंतजार कर रहा था। खंडहरों के स्थान और कई अन्य जानकारी, माइकल ने गंभीरता से उत्तर दिया। रुरिक हैरान था और उसने माइकल पर विश्वास किया, लेकिन राफेल ने भौहें सिकुड़ी। वह खुद को यह विश्वास नहीं दिला पाया कि माइकल सच बोल रहा था, क्योंकि अंधेरे के देवता के पास सच बोलने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार राफेल यहाँ अंधेरे के देवता पर छाया डालने और गोल्ड स्पायर छोड़ने पर उसे पकड़ने के लिए था। जब माइकल सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने किताब को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसने देखा कि लाल बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा था। ये लोग कौन हैं? रुरिक ने हैरान होकर पूछा। उनकी छाती पर उन्हें पहचानने के लिए कोई प्रतीक या शिखा नहीं थी। वह है, लाल बालों वाले आदमी की आंखें किताब के लिए लालायित थीं। जैसे ही माइकल अपने कमरे के पास पहुंचा, वह आदमी उसके और दरवाजे के बीच खड़ा था, किताब लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन माइकल ने जल्दी से किताब को उसकी पहुंच से दूर कर दिया और भौहें सिकोड़ लीं। अगर तुम्हें ये किताब इतनी बुरी तरह चाहिए थी तो तुम्हें और ज्यादा बोली लगानी चाहिए थी, माइकल ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वह आदमी माइकल की बातों से अनजान लग रहा था, उसकी नज़र अभी भी किताब पर टिकी हुई थी। इसे मुझे दे दो, आदमी ने एक बार फिर मांग की। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, तुम जो भी हो, मेरे सामने से चले जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलाऊं, रुरिक ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा। वह अजीब लाल बालों वाले आदमी से तंग आ चुका था। तब सबा ने देखा कि बूढ़ा आदमी माइकल के पीछे दूर से उन्हें देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, लाल बालों वाला आदमी पलक झपकते ही गायब हो गया। माइकल ने सबा को अनदेखा किया और लाल बालों वाले आदमी को ठंडे, जानलेवा इरादे से देखता रहा। उसकी अडिग निगाह ने उस आदमी की किताब से नजरें हटा दीं। बहुत अच्छा, तुमने अभी अभी अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए हैं, आदमी ने माइकल से दूर जाने से पहले ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही वह चला गया, राफेल एक जानकार मुस्कान के साथ माइकल के पास आया। तुम बहुत सारे दुश्मन बना रहे हो, जॉन, राफेल ने टिप्पणी की जब माइकल ब्लैकस्मिथ गिल्ड मंडप की ओर बढ़ रहा था। उनके लिए दुर्भाग्य, माइकल ने दरवाजा खोलते हुए हंसते हुए कहा। अगर तुम्हें पता होता कि वह आदमी कौन है तो तुम उसे अपना दुश्मन नहीं बनाते, राफेल ने रहस्यमयी ढंग से कहा, जिससे रुरिक और वेदोरा हैरान रह गए। क्या तुम उसे जानते हो? वह आदमी कौन था? रुरिक ने पूछा। गलत सवाल, तुम्हें पूछना चाहिए कि वह आदमी किसकी सेवा करता है और किसकी पूजा करता है, राफेल ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा। तुम हमें जवाब नहीं दोगे, है न? अयाग ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो मजा कहाँ है? राफेल हंसा और उन्हें रहस्य और साजिश की भावना के साथ छोड़ दिया। लाल बालों वाला आदमी अपने वीआईपी मंडप में लौट आया, एक जगह जो आलीशान सोफे से सजी हुई थी, जो एक केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर बड़े करीने से व्यवस्थित थी, जहां एक भव्य चिमनी चमकती हुई जल रही थी। अंदर कई अन्य लोग मौजूद थे, प्रत्येक कमरे के केंद्र में रखे एक कटोरे के सामने घुटने टेक रहे थे। वे अपने अनुष्ठान में गहराई से लीन थे, उनके चेहरों पर श्रद्धा और प्रत्याशा का मिश्रण था। वह यहाँ है। जैसे ही लाल बालों वाला आदमी अंदर आया, घुटनों के बल बैठी आकृतियों में से एक ने फुसफुसाया। इन शब्दों पर लाल बालों वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में भय और भक्ति का एक अजीब मिश्रण झलक रहा था। वह कटोरे के पास गया, उसके पास पड़ा एक खंजर निकाला। जानबूझकर और अभ्यास की सटीकता के साथ उसने अपनी कलाई को काट दिया। खून बह रहा था और कटोरे में बह रहा था। लाल रंग का तरल पदार्थ अंदर मौजूद किसी भी काले पदार्थ के साथ मिल गया, जिससे एक अजीबोगरीब चीज बन गई, भयावह मिश्रण।
इस अशांत अनुष्ठान को करते समय आदमी का चेहरा स्थिर बना रहा और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल चिमनी की चटकने की आवाज और पूजा में घुटने टेकने वालों की धीमी बड़बड़ाहट से तोड़ा जा सकता था। अचानक कटोरे के भीतर का खून एक साथ मिल गया और एक मानवीय रूप ले लिया। ये रक्त से बनी आकृति छोटी थी, मुश्किल से 3 फीट लंबी और पूरी तरह से लाल रंग के तरल से बनी थी। क्या तुमने इसे ढूंढ लिया है? आदमी ने उसकी आवाज सुनकर अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। अगर मौत और खून का कोई बच्चा होता तो उसकी आवाज उसकी जैसी होती। हाँ लेडी रिन, आदमी ने जवाब दिया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। क्या तुम्हारे पास है? रिन ने पूछा। आदमी चुप रहा, जवाब देने से बहुत डर रहा था। इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें वह पुस्तक प्राप्त कर लेनी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारे रक्त की प्रत्येक बूंद निकाल लूंगा और तुम्हें ज़ाइलोथ को बलि के रूप में अर्पित कर दूंगा। रिन नामक रहस्यमयी सत्ता ने उस व्यक्ति को चेतावनी दी, जिससे उपासक भय से कांपने लगे। अध्याय 1130 लिक्विड आर्मर के लिए बोली युद्ध। नीलामी फिर से शुरू हुई जब मीनल मुख्य मंच पर लौटी। उसकी उपस्थिति ने एकत्रित दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अपने विशिष्ट मंडप में आम लोगों और वीआईपी लोगों ने अपनी सीटें लीं, कार्यवाही जारी रखने के लिए उत्सुक। मीनल ने एक हंसमुख मुस्कान के साथ भीड़ को संबोधित किया। आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने सुखद अवकाश बिताया होगा। क्या आप नीलामी जारी रखने के लिए तैयार हैं? एक साथ लोगों ने उत्साह के साथ जवाब दिया। उनकी आवाज़ें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल गईं। हम तैयार हैं। मीनल सामूहिक प्रतिक्रिया पर हंसी। कमरे में ऊर्जा स्पष्ट थी। एक सिर हिलाकर उसने नीलामी को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, बोली और उत्साह के अगले दौर के लिए मंच तैयार किया। फिर मीनल ने अपने हाथों को शालीनता से हिलाया और उसके पीछे एक परिचित द्वार खुल गया। एक घूमता हुआ चांदी जैसा तरल पदार्थ युक्त एक कांच का पिंजरा द्वार से बाहर तैरने लगा, जो अलौकिक शिल्प कौशल के एक मंत्रमुग्ध प्रदर्शन में उसके बगल में मंडरा रहा था। दर्शकों ने सामूहिक रूप से द्रव की प्रकृति के बारे में सोचा और वे मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। ये मेरे दोस्तों, मीनल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह एक अत्यंत दुर्लभ द्रव कवच है जो सीधे धातु देवता के राज्य से आया है। उसके इस रहस्योद्घाटन पर दर्शकों में एक अजीब सी हलचल मच गई। धातु देवता के क्षेत्र में सबसे दुर्लभ धातुएं और उच्चतम गुणवत्ता वाली धातु की कलाकृतियां हैं, मीनल ने उत्साह से भरी आवाज में कहा। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। अच्छा, ये समझ में आता है न? आखिरकार यह धातु देवता का क्षेत्र है। भीड़ ने ध्यान से सुना, इस तरह के दुर्लभ और प्रतिष्ठित खजाने के वादे से उत्सुक। मीनल उत्सुक भीड़ को चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। अब मैं आपको आश्चर्य करते हुए सुन सकती हूँ, एक द्रव कवच कैसे हो सकता है? उसकी चंचल बातचीत में दर्शकों में हंसी की लहर दौड़ गई। अच्छा मेरे दोस्तों, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मीनल ने उत्साह के साथ कहा। उसने ध्यान से कांच का पिंजरा खोला। रहस्यमयी झिलमिलाता तरल पदार्थ बाहर आया। जब सभी ने मंत्रमुग्ध होकर देखा तो तरल पदार्थ धीरे धीरे मीनल के हाथों पर बहने लगा, जो कि पारद की तरह सुंदर ढंग से बह रहा था। यह उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसे एक निर्बाध चमकदार आलिंगन में ढंक दिया। चांदी का तरल पदार्थ लगातार बदलता रहा, एक आदर्श कवच का रूप लेता गया जो उसके शरीर को सुशोभित करता था। कवच एक चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। इसकी सतह चिकनी और दोषरहित थी। जटिल पैटर्न और सुंदर नक्काशी सतह को सुशोभित करती थी, जो इसे एक अलौकिक दिव्य सौंदर्य प्रदान करती थी। इसने उसे पूरी तरह से घेर लिया, केवल उसका चेहरा खुला रह गया, जैसे कि किसी दिव्य शिल्पकार के हाथों से गढ़ा गया हो। दर्शक विस्मय में रह गए, उनके सामने आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रूरिक तरल कवच को देखकर अचंभित था, उसकी आंखें आश्चर्य से उस पर टिकी हुई थीं। मैंने अपने जीवन में धातु के अनगिनत टुकड़े देखे हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है? उसने जोर से सोचा। रूरिक जैसा कुशल लोहार भी इस असाधारण रचना के रहस्यों को नहीं समझ सकता। अयाग रूरिक के कंधे पर बैठी हुई बोली, चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, इसके बजाय चलो इसे अपना बनाते हैं। जैसे कि संकेत पर अयाग ने उन्हें मंत्रमुग्ध करने वाले कवच के लिए बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे दर्शकों में उत्साह भर गया। बोली शुरू होने ही वाली थी कि भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, ये कवच कितना मजबूत है, हमें एक प्रदर्शन की आवश्यकता है। जवाब में मीनल ने हंसी, उसका स्वर चंचल था। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? उसने मांग को स्वीकार करने से पहले चंचलता से टिप्पणी की। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक प्रदर्शन दूंगी। उसके हाथों की ताली के साथ एक बार फिर से एक द्वार खुल गया। इस बार लाल लाल कवच पहने एक विशालकाय शूरवीर बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमचमाती लंबी तलवार थी। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया और भीड़ आसन प्रदर्शन की शांत प्रत्याशा में डूब गई। चलो इस कवच को परखते हैं, है न? मीनल ने अपना हाथ उठाया और घोषणा की। भीड़ ने शूरवीर को सांस रोक कर देखा, उनकी प्रत्याशा स्पष्ट थी।
जब शूरवीर ने अपनी लंबी तलवार को ऊपर उठाया और मीनल पर अविश्वसनीय बल से प्रहार किया तो दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। मीनल नहीं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि तलवार ने उनके शरीर को ढंकने वाले तरल कवच पर एक भी निशान नहीं लगाया। ये बिना किसी नुकसान के झिलमिलाती रोशनी को प्रतिबिंबित करता हुआ बना रहा। जब यह एहसास हुआ तो एक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। तरल कवच जितना सुंदर था उतना ही दुर्जेय भी था, जिसने भीड़ को इसकी सुरक्षात्मक क्षमताओं से विस्मित कर दिया। मुझ पर फिर से वार करो और अधिक बल के साथ इसका उपयोग करो, मीनल पिछले वार से विचलित हुए बिना शूरवीर को आदेश दिया। अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने एक युद्ध हथौड़ा निकाला और शूरवीर को इशारा किया कि वह इसे ले ले। उसके आदेश का पालन करते हुए शूरवीर ने अपनी तलवार को एक विशाल युद्ध हथौड़ा से बदल दिया। दर्शक, विशेष रूप से उसके प्रशंसक, चिंता में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। लेडी मीनल, कृपया सावधान रहें, मीनल के उत्साही समर्थकों में से एक ने चिल्लाया। अब दुर्जय युद्ध हथौड़ा को चलाने वाले शूरवीर ने तरल कवच पर जबरदस्त बल के साथ इसे घुमाया। जैसे ही हथियार ने संपर्क किया, कमरे में एक जोरदार खनक गूंज उठी और कवच ने प्रहार को अवशोषित कर लिया तो चिंगारी उड़ी। कवच की अविश्वसनीय मजबूती से एक बार फिर दंग रह गए। भीड़ ने सामूहिक रूप से सांस रोकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तरल कवच सबसे शक्तिशाली प्रहारों का भी सामना कर सकता है। मीनल की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी, वह सुरक्षित खड़ी थी। इस कवच को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि इसे किसी भी साधना चरण के व्यक्ति द्वारा पहना जा सकता है, जो सभी स्तरों पर समान मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। मीनल ने अपनी व्याख्या जारी रखी, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। वह दर्शकों के प्रलोभन, ऐसे अद्वितीय खजाने को पाने की उनकी इच्छा को समझ सकती थी। कल्पना कीजिए कि इस कवच को तुरंत पहन लिया जाए, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार। और सबसे अच्छी बात, इसे एक विशेष अंतरिक्ष रिंग में आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप इसे अलग से कीमत पर दिव्य टावरों से प्राप्त कर सकते हैं। मीनल ने कवच की व्यवहारिकता का वर्णन करते हुए उन्हें और भी लुभाया। क्या आप सभी इस असाधारण दुर्लभ कवच के लिए बोली लगाने के लिए तैयार हैं? आंखों में चमक के साथ उसने उत्सुक भीड़ से पूछा। हम तैयार हैं, भीड़ ने उत्साह से भरी गर्जना के साथ जवाब दिया। उनके उत्साह ने नीलामी हॉल की नींव हिला दी, क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से उसके आह्वान का जवाब दिया। और बोली के भाग्यशाली विजेता के लिए दिव्य टॉवर विजेता बोलीदाता को कवच को इच्छानुसार हटाने का मंत्र प्रदान करेगा। मीनल की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। फिर उसने अपनी सांस के नीचे मंत्र का उच्चारण किया और तरल कवच ने एक मंत्रमुग्ध परिवर्तन शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे तरल रूप में घुल गया और सुंदर ढंग से कांच के पिंजरे में वापस बह गया। भीड़ ने सदमे और विस्मय में देखा, क्योंकि प्रतीत होता है कि अविनाशी कवच अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया। अब और देरी न करते हुए बोली शुरू करते हैं। अंत में मीनल ने घोषणा की, इस अमूल्य कवच की शुरुआती बोली 400 मिलियन है। वह कुछ देर के लिए रुकी और फिर घोषणा की। आम क्षेत्र में लोगों ने चौंका देने वाली शुरुआती कीमत पर टिप्पणी करते हुए हैरानी और विस्मय की सांस ली। 400 मिलियन, क्या वह गंभीर है? एक व्यक्ति ने कहा। यह मेरी कल्पना से भी अधिक है, एक और व्यक्ति ने बड़बड़ाया। इस बीच कुलीन वर्ग में बोलियां लगभग तुरंत बढ़ने लगी, 10 से 50 मिलियन तक की वृद्धि के साथ, क्योंकि कुलीन लोग उत्सुकता से प्रतिष्ठित खजाने के लिए होड़ कर रहे थे। कुलीन वर्ग में तरल कवच के लिए बोली तेजी से बढ़ रही थी। कुलीन लोग पीछे नहीं हट रहे थे और कीमतें आसमान छू रही थीं, क्योंकि वे प्रतिष्ठित पुरस्कार को सुरक्षित करने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उन्होंने अपनी बोलियां लगाईं और एक दूसरे को घूरते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। 500 मिलियन, एक कुलीन ने साहपूर्वक घोषणा की। 550 मिलियन, दूसरे ने जवाब दिया। उनकी आवाज में अहंकार का संकेत था। प्रतिस्पर्धा लगातार तीव्र होती गई, प्रत्येक बोली के साथ दांव और भी बढ़ गया। रईसों ने गर्म शब्दों का आदान प्रदान किया, दूसरों से पीछे हटने और उन्हें बेशकीमती कवच का दावा करने देने का आग्रह किया। तुम वहां हो, हार मान लो, ये हाउस एलिस्टेयर का मामला है, एक रईस ने मांग की। हाउस केल इस कवच की मांग करता है। 650 मिलियन, एक और चिल्लाया। रईसों के बीच माहौल उत्साह, प्रतिद्वंद्विता और हताशा से भरा हुआ था, क्योंकि वे लगातार तेज गति से बोलियां बढ़ा रहे थे। जब रईसों के बीच बोली युद्ध चल रहा था, रुरिक और हाउस सिल्वरब्रुक ने लिक्विड कवच हासिल करने के अवसर को जब्त करने के लिए लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। 700 मिलियन, रुरिक ने आत्मविश्वास से अपना हाथ उठाया और घोषणा की। हाउस सिल्वरब्रुक, जो अपनी संपत्ति और प्रभाव के लिए जाना जाता है, ने प्रतियोगिता में अपना वजन जोड़ा। हाउस सिल्वरब्रुक के प्रतिनिधि अर्लन ने कहा, 750 मिलियन। बोली में हाउस सिल्वरब्रुक के अचानक प्रवेश ने अन्य रईसों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि वे गंभीर दावेदार थे। बोली युद्ध के तेज होने के साथ ही नीलामी हॉल प्रत्याशा से गुलजार हो गया। इस बीच अयाग माइकल के कान में बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका।
ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में बहुत गरीब हैं। उसने देखा कि कितनी ऊंची बोलियां लगाई जा रही हैं और रईसों के बीच कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे धन और अपव्यय के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो नश्वर क्षेत्र में उनके आदी होने से कहीं अधिक था। बढ़ती बोलियों और रईसों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बीच राफेल, जो नीलामी के दौरान चुप और चौकस था, आखिरकार शांत स्वर में बोला, 1 अरब। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि भेष में ये देवदूत तरल कवच को प्राप्त करने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, खासकर इतनी चौंका देने वाली कीमत पर। वह राफेल की ओर झुका और पूछा, आप कवच के लिए बोली क्यों लगा रहे हैं? आपने पुस्तक के लिए बोली क्यों लगाए? राफेल ने माइकल के सवाल के जवाब में पूछा। माइकल राफेल की धातुओं पर महारत के बारे में अच्छी तरह से जानता था, एक ऐसी प्रतिभा जो संभावित रूप से उसे और भी अधिक दुर्जय बना सकती थी यदि उसके पास तरल कवच होता। बोली लगाने की जंग जारी रही। माइकल बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे पता था कि अगर राफेल ने कवच हासिल कर लिया तो भविष्य में उसके लिए मामले और भी जटिल हो जाएंगे। माइकल की आपत्तियों के बावजूद कुलीनों ने जोश के साथ बोली लगाना जारी रखा और हर बोली के साथ दांव को और भी ऊंचा कर दिया। वे एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहे थे। उनकी प्रतिस्पर्धा ने कवच की कीमत को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचा दिया। 1.1 बिलियन, एक कुलीन ने घोषणा की। 1.2 बिलियन, दूसरे ने जवाब दिया। हालांकि राफेल उल्लेखनीय रूप से शांत रहा, बिना किसी तनाव के हर बार बोली को शांति से बढ़ाता रहा। 1.3 बिलियन, उसने शांत भाव से कहा। तनाव उबलने के बिंदु पर पहुंच गया, क्योंकि कुलीन परिवार एक दूसरे को निशाना बना रहे थे। प्रत्येक ने तरल कवच पर अपने दावे का जोश से तर्क दिया। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, आवाजें तेज होती गईं और गर्मागर्म विवाद भड़क उठे। तुम्हें कुलीन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कवच इतना मूल्यवान है कि इसे बाहरी लोगों को नहीं सौंपा जा सकता। हाउस एलिस्टेयर इस खजाने का हकदार है। नहीं, हाउस केल को इसका असली मालिक होना चाहिए। बहस शब्दों के अराजक आदान प्रदान में बदल गई। कुलीन परिवारों के बीच इस बात को लेकर तीखी झड़प हुई कि अमूल्य तरल कवच पर किसका अधिकार है। नीलामी हॉल में माहौल तेजी से गर्म होता गया और ऐसा लग रहा था कि इस बोली युद्ध का परिणाम महत्वपूर्ण परिणाम लाएगा। जैसे जैसे हाउस एलिस्टेयर और हाउस केल के बीच तनाव बढ़ता गया, उनकी तीखी बहस आपत्तिजनक भाषा और गालियों की बौछार में बदल गई। तुम खूनी बदमाशों, हाउस एलिस्टेयर को इस कवच पर अधिकार है। तुम्हारा एकमात्र अधिकार अहंकारी मूर्खों का समूह होने का है। राफेल, जो अभद्र भाषा और बढ़ती दुश्मनी से अप्रभावित लग रहा था, ने एक बार फिर शांति से बोली बढ़ा दी। 1.4 बिलियन, उसने शांत भाव से कहा। माइकल हाउस एलिस्टेयर और हाउस केल के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता को देखे बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि यह बोली युद्ध केवल तरल कवच हासिल करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करने के लिए भी था, जिसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण तीखी नोकझोंक भी हुई।